हेलो वन, दिस इज ये ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके अंदर से अकेले इंडिविजुअली ऑलमोस्ट 10 नंबर का आ जाता है। ठीक है सर, 11 टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। स्टार्ट करें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर, फटाफट रिवाइज कर लेंगे 5 मिनट के अंदर। सर ऐसे 230 बात करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ऐसे 230 ने बोला कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस भी ऑडिट पे जाएगा, जिस भी एंगेजमेंट पे जाएगा, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखेगा, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग पेपर या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। राइट, आपको किस किस चीज के बारे में रिकॉर्ड रखना है सर? जो ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर रहे हो, राइट, उसके बेसिस पे जो एविडेंस मिले और उस एविडेंस के बेसिस पे जिस कंक्लूजन पे पहुंचे, जितनी भी प्रोफेशनल जजमेंट्स आपने ली है, जितनी भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, उन सब के रिकॉर्ड रखोगे आप। ठीक है सर, कितने टाइम के लिए रखोगे? 7 साल के लिए। कहाँ रखोगे? ऑडिट फाइल के अंदर रखोगे। सर ऑडिट फाइल के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान रखना है। पहली चीज कि सर ऑडिट फाइल आपका कब तक कंपाइल हो जाना चाहिए, मतलब कब तक अपनी ऑडिट फाइल आपको फाइनल कर लेनी है। सर आपकी ऑडिट रिपोर्ट के जो ऊपर जो डेट है ना, उसे नेक्स्ट 60 डेज के अंदर आपकी पूरी की पूरी ऑडिट फाइल फाइनल हो जानी चाहिए। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार आपकी ऑडिट फाइल कंप्राइज हो गई, फाइनल हो गई, उसके बाद आप उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेंज नहीं कर सकते, उस ऑडिट फाइल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। खाली इन 4 एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए आप अपनी ऑडिट फाइल के अंदर चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आई? 7 साल के लिए वर्किंग पेपर रखने हैं। कहाँ रखने हैं? ऑडिट फाइल के अंदर। ऑडिट फाइल कब तक फाइनल हो जानी चाहिए? सर आपके ऑडिट रिपोर्ट के नेक्स्ट 60 डेज के अंदर। एक बार ऑडिट फाइल फाइनल हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, खाली एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कर सकते हो। ठीक है, बात समझ पाए? ठीक है सर, अब हम देखते हैं कि हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितने रखने हैं। सर हमें इतने डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं कि एक्सपीरियंस ऑडिटर, मतलब सर समझ के चलना, मान लीजिए आप XYZ के ऑडिट के लिए गए हैं। एक है मिस्टर बी, जिनको ऑडिट करना आता है, सीए हैं, ऑडिट करना आता है, लेकिन उन्होंने XYZ का ऑडिट नहीं किया, लेकिन खाली आपके वर्किंग पेपर देख के वो समझ जाए कि किसने क्या प्रोसीजर्स किए हैं, किसने काम रिव्यू किया है, कौन कौन से एविडेंस आपको मिले, ऑडिट के पास कौन कौन सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, उसके रिगार्डिंग आपकी जजमेंट क्या थी। खाली आपके वर्किंग पेपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख के वो सारी बातों को समझ जाए, पूरी की पूरी ऑडिट को खाली आपके वर्किंग पेपर से समझ जाए। बात समझ पाए? ठीक है सर। सर अब हम बात करते हैं कि हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखने क्यों है, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। सर देखो, दो चीज है। पहला, दो पर्पस हैं जो ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व करता है। पहला सर, प्रोवाइड द बेस फॉर ऑडिट रिपोर्ट, आपकी ऑडिट रिपोर्ट के लिए बेस प्रोवाइड करता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, सर कल अगर कोई ऑडिटर को क्वेश्चन करे कि सर आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो उसके पास खाली उसके वर्किंग पेपर है ये प्रूफ करने के लिए कि सर ये लो मेरे वर्किंग पेपर देख लो, राइट। ये प्रूफ कर देगा कि सर मैंने अपना सारा का सारा काम एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द लॉ एंड रेगुलेशन किया है कि नहीं किया। बात समझ पाए? ठीक है सर, एक चीज समझ के चलना, जरा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सर अभी तक जो पॉइंट बोले थे ना, वो बेसिकली केस स्टडी वाले थे। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर से बेसिक जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। पहली चीज, अगर ये आए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर द ऐसे 230, तो सर ये 2 पॉइंट लिख के आओगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन में आए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का बेनिफिट या पर्पस क्या है, तो ये पॉइंट लिख के आओगे। क्लियर? कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है सर। सर इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट नोट बनता है आपका, कि डॉक्यूमेंटेशन समरी क्या है। सर देखो, ऑडिट फाइल के अंदर ना आप सब कुछ मेंटेन करके रखते हो, जैसे कि आपने क्या प्रोसीजर्स किए हैं, कौन कौन से एविडेंस मिले, राइट। लेकिन स्टैंडर्ड ने बोला कि आप ऑडिट फाइल तो बनाओगे ही बनाओगे, आप चाहो तो डॉक्यूमेंट समरी भी बना सकते हो। मैंने ये नहीं बोला कि खाली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी से आपका काम चल जाएगा।
ऑडिट फाइल तो बनानी ही है, चाहो तो डॉक्यूमेंट समरी भी बना सकते हो। डॉक्यूमेंट समरी में क्या जाता है सर, इसके अंदर खाली जो सिग्निफिकेंट मैटर थे ना, एज पर द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, जो भी आपको सिग्निफिकेंट लगे आपने खाली उस फाइल में रख दिया, उस समरी के अंदर रख दिया, तो उससे होगा क्या कि आपको कभी भी कुछ चेक करना होगा ना, तो पूरी की पूरी ऑडिट फाइल खोल के देखने का नीड नहीं है। सर देखो, ऑडिट फाइल के अंदर ना सब कुछ आएगा, लाइक आपने जो प्लानिंग करी है, आपने प्रीवियस ऑडिटर से कंसेंट जो लिया था, सब कुछ आएगा, राइट। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आप खाली सिग्निफिकेंट मैटर्स, जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे वो आएंगे, दूसरा आपने कैसे उनको डील किया, तो आपको पूरा ऑडिट फाइल यूज करने का नीड नहीं पड़ेगा। अगर आपको कुछ चेक करना तो आप डायरेक्टली यहां से कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है जहां बच्चे गलत करते हैं, जरा वो और देख लो। नोट्स पे शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि समझाने वाला नहीं है, ये बस कंफ्यूजन दूर हो जाए इसके लिए है। सर देखो, पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कि कितने डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं, खाली इसके बारे में पूछा है, तो सर जो पॉइंट आप कवर करोगे ना वो रहेंगे ये, इतने डॉक्यूमेंटेशन रखोगे कि प्रीवियस ऑडिटर आपके डॉक्यूमेंट समझ के सारी बातों को समझ जाए, राइट। एक ऐसा ऑडिटर जिसने इस कंपनी का, इस क्लाइंट का ऑडिट नहीं किया, लेकिन आपके डॉक्यूमेंटेशन देख के सब कुछ समझ जाए। लेकिन अगर पेपर के अंदर आए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट को इफेक्ट करते हैं, तो ये सारे पॉइंट आएंगे। तो कंफ्यूज मत होना, एक्सटेंशन आए कि कितने रखने हैं, एक्सटेंड आए तो खाली ये आएंगे, फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंड की बात हो तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है सर उसके जो फॉर्म और कंटेंट को भी इफेक्ट करते हैं? पहला, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, risk of material misstatements, significance of the audit evidence, audit methodology and tools and nature of exceptions, right? बात समझ में आई? सर ये था आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बस एक और लास्ट पॉइंट है जो यहाँ पे रह गया, तो आप लिख लेना प्लीज, ऑनरशिप। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सर ऑनरशिप किसका होता है? ऑडिटर का। ऑडिटर का विल होता है कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन किसी और के साथ शेयर करेगा कि नहीं करेगा। पहली चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली दो चीज है सर। पहली चीज कि सर क्लाइंट के साथ भी वो शेयर करेगा कि नहीं करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लाइंट उसको फोर्स नहीं कर सकता अपने वर्किंग पेपर दिखाने के लिए। दूसरी चीज, कोई एक सीए दूसरे सीए को भी फोर्स नहीं कर सकता कि सर मुझे आपके वर्किंग पेपर देखने हैं, नहीं सर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ऑडिटर का खुद का ऑनरशिप होता है, वो किसी के साथ शेयर करे या नहीं करे ये उसकी विल पे डिपेंड करेगा। बात समझ पाए? सर ये था आपका पहला टॉपिक इस चैप्टर का, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है ऑडिट। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऑडिट एविडेंस। बेटा सबसे पहले बता, ऑडिट एविडेंस है क्या? सर एक ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम करता है, उसको बोलते हैं सर ऑडिट एविडेंस, राइट। यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, जहां पे कंफ्यूजन नहीं करना आपको। पहली चीज कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड वाली इंफॉर्मेशन तो आपके लिए एविडेंस है, बिकॉज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है ना, तो बुक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे तो आपका ओपिनियन बेस होगा ही होगा। उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपके लिए एविडेंस रहेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस क्लैरिटी ये है कि खाली और बुक्स ऑफ अकाउंट मत चेक करना, उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए एविडेंस हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर क्या इंक्लूड होएगा? फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग के मिनट्स। बात क्लियर हुई? सर ऐसे 500 ने बात करी ऑडिट एविडेंस के बारे में, उसने बोला कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स फ्रेम करे जिसके बेसिस पे वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके। ठीक है, ऑडिट एविडेंस है क्या वो तो हमें पता चल गया, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर, जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं। लेकिन अब जरा ये देख लेते हैं कि ये सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट क्या है, राइट। सर जब भी हम बात करते हैं ना वर्ड सफिशिएंट की, सफिशिएंट डिनोट करता है सर क्वांटिटी को, कि कितने एविडेंस, क्वांटिटी, नंबर ऑफ द एविडेंस आपको रिक्वायर्ड है, कितने एविडेंस आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। इसको तीन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, क्वांटिटी को। एप्रोप्रिएट डिफाइन करता है सर क्वालिटी को, कि आपकी जो एविडेंस है, जो इंफॉर्मेशन है जिसको एज एविडेंस यूज करने वाले हो, वो एप्रोप्रिएट कब रहेगी, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है सर, सबसे पहले मैं बात करूंगी क्वांटिटी के बारे में। सफिशिएंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सर? पहला है रिस्क। सर जितना रिस्की आइटम होगा, जितना रिस्क असर्शन होगा, उसके रिगार्डिंग आपको ज्यादा एविडेंस लेने पड़ेंगे, राइट। मटेरियल, जितनी मटेरियल आइटम होगी सर ज्यादा एविडेंस चाहिए रेदर देन जो आइटम कम मटेरियल है। पॉपुलेशन,
सर ऐसी पॉपुलेशन के बारे में आप एविडेंस ले रहे हो जिसके अंदर स्मॉल आइटम्स है और सारी की सारी होमोजीनियस है, मतलब एक जैसे से ट्रांजेक्शन है, तो सर कम एविडेंस भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। वहीं कोई लार्ज पॉपुलेशन है जिसमें हेट्रोजीनियस ट्रांजेक्शन है, मतलब अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स हैं सर, तो सर आपको ज्यादा एविडेंस लेने पड़ेंगे ना, आपको हर आइटम के रिगार्डिंग, हर नेचर के आइटम्स के रिगार्डिंग एविडेंस लेने पड़ेंगे ना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सर एप्रोप्रिएटनेस को, कि एविडेंस की क्वालिटी का कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सर दो फैक्टर, अगर किसी इंफॉर्मेशन के अंदर ये दो फैक्टर होंगे तो हम बोलेंगे कि सर इसका एप्रोप्रिएट है, क्वालिटी अच्छी है। कौन कौन से फैक्टर है सर? पहला है रिलायबल, सॉरी रेलिवेंट, दूसरा है रिलायबल। रेलिवेंट का मतलब है सर जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि वो आपके पर्पस को सॉल्व कर रही है, मतलब जिस अजर्शन के बारे में आपको नॉलेज चाहिए थी, क्या उस इंफॉर्मेशन से आपको उस अजर्शन के बारे में नॉलेज मिली कि नहीं मिली। सर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बिल्डिंग है, मेरे क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई बिल्डिंग आ रही है जिसकी वैल्यू है सर 2 लाख, लाइट हो गया ना, पेन थोड़ा डार्क ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू है सर 2 लाख। ठीक है, अब मुझे चेक करना है इसका ओनरशिप के बारे में। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं वैल्यूअर से इसकी खाली वैल्यू पूछ लूं कि इसकी आज के दिन मार्केट प्राइस क्या है, तो क्या मार्केट वैल्यू से मुझे इसके ओनरशिप के बारे में पता चल जाएगा कि ये मेरे क्लाइंट के नाम पे है कि नहीं है। सर ओनरशिप चेक करने के लिए तो मुझे इसकी रजिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी ना। तो सर आप ये चेक करना कि जो इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो क्या वो आपके पर्पस को सॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही है, आपके लिए रेलिवेंट है कि नहीं है, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। दूसरी चीज सर रिलायबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में डायरेक्टली भी आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एविडेंस की रिलायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं सर? जो इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट सोर्स से ली जाती है वो ज्यादा रिलायबल होती है। सर सोर्स के बेसिस पे ना हम एविडेंस को ना दो बेसिस पे डिफाइन करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सर इंटरनल, एक होते हैं सर एक्सटर्नल। जो इंफॉर्मेशन आपका क्लाइंट इन हाउस ऑर्गेनाइज करता है, प्रोड्यूस करता है, सर सेल्स बुक है, सेल्स इनवॉइस आपके क्लाइंट ने खुद बनाए हैं, बाहर से तो नहीं बन सकते ना, थर्ड पार्टी तो नहीं बनाती ना। तो जो इंफॉर्मेशन आपका क्लाइंट इन हाउस प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं सर इंटरनल सोर्सेज से एविडेंस ऑब्टेन करें। एक्सटर्नल वो इंफॉर्मेशन जो आपको आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, राइट। आपने बैंक से कंफर्मेशंस ले ली तो इसमें आपके क्लाइंट ने तो प्रोड्यूस नहीं किया ना। परचेज इनवॉइस, थर्ड पार्टी ने आपके क्लाइंट को परचेज बिल्स बना के दिए होंगे, राइट। तो जो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स से मिली जाती है वो ज्यादा रिलायबल रहती है। दूसरी चीज, अगर इंटरनल सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो तभी रिलायबल होगी अगर आपके क्लाइंट के यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट है जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं। सर हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मैनेजमेंट के थ्रू पता चले, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जो ऑडिटर को डायरेक्टली पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल कंफर्मेशन, तुमने बैंक से कंफर्मेशन लिया तो बैंक ने डायरेक्टली ऑडिटर को रिप्लाई किया, दिस इज अ डायरेक्ट कंफर्मेशन। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर को डायरेक्टली ऑब्टेन होती है वो ज्यादा रिलायबल होती है रेदर देन जो उसको मैनेजमेंट के थ्रू मिलती है। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म पे सर नेचर के बेसिस पे हम एविडेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। विजुअल, मतलब जो चीज हमें, जो इंफॉर्मेशन हमें देख के मिल रही है। ओरल, कि सामने वाले ने कोई बात हमें बताई, हमने सुन ली, हमें कोई इंफॉर्मेशन पता चल गई। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री, राइटिंग फॉर्म में, रिकॉर्ड फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो ज्यादा रिलायबल होती है रेदर देन द विजुअल एंड ओरल, क्योंकि कल अगर कोई चेंज भी कर देगा तो आप क्या कर सकते हो, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना कि हाँ आपने वो चीज देखी थी, राइट। दूसरा है, लास्ट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सर मान लीजिए आपके क्लाइंट ने आपको फोटोकॉपी दिया तो कोई चांसेस है ना कि हो सकता है कि सर उसने फोटो स्टेट करने से पहले उसके अंदर कोई करेक्शंस कर दिया, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंज करेगा इसके चांसेस कम रहते हैं, राइट। तो ये सारे फैक्टर हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का रिलायबिलिटी को इनहेंस करते हैं। क्वेश्चन के पेपर के अंदर जो फेवरेट क्वेश्चन इन दोनों के अंदर से आता है वो कौन कौन सा आता है, या तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑडिट एविडेंस के सफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं, दूसरा रिलायबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है सर, बात समझ में आई। सर इसके अलावा देखो अभी जो हमें कवर करना है ना, अभी हमें कवर करना है पहली चीज तो ये कि
ऐसे 500 ने क्या बोला था कि ऑडिटर को ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जिसको यूज करके वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके। अभी हमने डिस्कस किया है कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है, राइट? अब जो हमें नेक्स्ट चीज कवर करनी है वो करना है कि हमारे पास कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जिनका यूज करके हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक सर हमने क्या क्या कवर किया है, खाली कि ऑडिट एविडेंस का मीनिंग क्या है, राइट? टाइप्स ऑफ एविडेंस, सोर्स के बेसिस पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और नेचर के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं सर, विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। सर जो इंफॉर्मेशन आप एक्सटर्नल सोर्स से लेते हो वो ज्यादा रिलायबल होती है रेदर देन इंटरनल सोर्स वाली, ठीक है, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वाली ज्यादा रिलायबल होती है रेदर देन द विजुअल एंड ओरल वाली इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? इसके बाद सर हम अभी कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं हमारे पास जिनका यूज करके हम ऑडिट एविडेंस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट? सर देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अब 10 मिनट तक रुकना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अभी जो समझा रही हूँ ना बस वो समझते चलना। ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं जो समझाऊंगी ना एक बार उस सीरीज में समझते चलना, ठीक है सर? चलो नोट्स पे शिफ्ट कर रही हूँ। सर ये 7 प्रोसीजर्स हैं जिनका यूज करके आप ऑडिट एविडेंस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है सर? पहला है इंस्पेक्शन। सर इंस्पेक्शन के अंदर क्या आएगा, जब बुक्स ऑफ अकाउंट है, राइट? आपने क्लाइंट को बोला कि सर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दो, आपकी सेल्स बिल दिखा दो, आपने सारे के सारे सेल्स इनवॉइस को चेक किया, वाउचिंग वेरिफिकेशन किया, इसको क्या बोलते हैं सर? इंस्पेक्शन, ठीक है? मुझे प्रॉपर्टी का ऑनरशिप चेक करना था तो मैंने क्या किया, उसकी रजिस्ट्री ली, उसको चेक करना शुरू कर दिया, दिस इज द इंस्पेक्शन, राइट? नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेसिकली सर ये आपको कौन सी एविडेंस प्रोवाइड करते हैं? विजुअल। हम किसी यूजुअली किस चीज के लिए यूज किया जाता है? किसी प्रोसेस को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरनल कंट्रोल चेक करने की इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने सामने वाला बंदा जो था, जो मेरा क्लाइंट पे काम कर रहा था, मैंने उसको काम करते हुए देखा कि उसने सारे के सारे प्रोसीजर को फॉलो किया कि नहीं किया। क्या वो बिना आईडी कार्ड के अंदर चला गया कि उसको अंदर जाने के लिए आईडी कार्ड का नीड पड़ा, स्कैन करने का नीड पड़ा कि नहीं पड़ा? तो किसी प्रोसेस को देखना इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है? नेक्स्ट इज इंक्वायरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट नोट। सर इंक्वायरी क्या है? ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। इवन बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको मे बी आपके बाकी प्रोसीजर से ना मिले लेकिन इंक्वायरी से मिल सकती है। मान लो आप अपने क्लाइंट के साथ लंच पे गए, उसने बातों बातों में कोई बात बता दी जो शायद आपको ना पता चलती, लेकिन सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन में आपको पता चल गई, राइट? सर इंक्वायरी ओरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है, लेकिन एक चीज है कि सर इंक्वायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन खाली इंक्वायरी यूज करके आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। ज्यादा रिलायबल एविडेंस नहीं मिलते सर इंक्वायरी से। आप यूजुअली इंक्वायरी को बाकी प्रोसीजर्स के साथ मिलके कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, खाली इंक्वायरी कभी भी इफेक्टिव नहीं रहता, ठीक है सर? नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस, ऐसे 505, जहां पे हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से खुद राइटिंग में कंफर्मेशन लेते हैं अपनी चीजों के बारे में, राइट? रिकैलकुलेशन, कि ऑडिटर ने मान लीजिए कोई इंटरेस्ट को चेक करना था कि बुक्स के अंदर इंटरेस्ट ठीक से आया है कि नहीं आया, उसने क्या किया, खुद कैलकुलेट करके देख लिया कि ये इंटरेस्ट ठीक से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ, फिर उसको रिकॉर्ड्स के साथ मैच कर लिया। एनालिटिकल प्रोसीजर 520, इसके बारे में हम 520 के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर जहां पे हम डेटा को चेक करने के लिए ग्राफ्स और रेशियोज एनालिसिस इन सब का यूज करते हैं। इसको भी खाली इंडिविजुअली नहीं यूज किया जाता, यूजुअली बाकी प्रोसीजर्स के साथ मिलकर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सर, लास्ट है रीपरफॉर्मेंस। लाइक मेरे क्लाइंट ने बोला कि सर हमारे यहाँ पे हर कोई टैली एसेस नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास वो पासवर्ड होगा। तो आप खुद एक पीसी पे गए और खुद चेक करके देखने लगे कि सर आपके पास तो पासवर्ड है नहीं, तो क्या आप टैली को एसेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है, कोई एक्टिविटी को खुद रीपरफॉर्म करके देख लेना, यूजुअली इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ पे आई? ठीक है सर, ये है 7 प्रोसीजर्स जिनका यूज करके
आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो, ठीक है, बात समझ में आई। सर यहाँ पे ना जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बेटा देख ये हैं तुम्हारे 7 प्रोसीजर्स। अब देख अभी तक जो पढ़ाया है ना, मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में कुछ भूलना नहीं है, बस इतना कह रही हूँ कि इसको ना एक बार अपने दिमाग के कॉर्नर में रख लो, जो अभी तक ये 7 प्रोसीजर्स के बारे में जो मैं तुम्हें बताया है। बेटा अब जो डिस्कस कर रहे हैं ना उसके रिगार्डिंग ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। बेटा देख पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कि ऑडिट प्रोसीजर है क्या, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसके बारे में लिखने का। सर सबसे पहले ना ये डायग्राम बना देना, ठीक है, समझा रही हूं अभी सुनते जाना, ये कंफ्यूज मत हो ना जो बोलूंगी, अब बस ध्यान से सुनोगे तो नहीं होगे, इवन सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बेटा देख ऑडिट प्रोसीजर्स की जब हम बात करते हैं ना, सिर्फ देखो बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स ना 2 तरीके के होते हैं। अभी आप बोलोगे 7 पढ़ाए थे, सर अगर मैं बोलूं ये ऑडिट प्रोसीजर 7 तरीके के जो मैंने पढ़ाए हैं ये बेसिकली मेथड्स है जिनका यूज करके तुम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो। अदरवाइज प्रोसीजर्स 2 तरह के होते हैं, पहला रिस्क असेस करने के लिए प्रोसीजर, दूसरा उनका रिस्पॉन्स। पहले तुम 315 के अंदर रिस्क असेस करते हो, फिर उसके बेसिस पे अपने बाकी प्रोसीजर डिफाइन करते हो। फिर अदर में क्या आते हैं, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर आते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असम्पशंस को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बेटा देख पेपर के अंदर क्वेश्चन आए ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है ये डायग्राम बना के आ जाना कि सर 2 तरीके के प्रोसीजर होते हैं, एक होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हम 315 के अंदर परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख के आ जियो। दूसरे होते हैं सब अदर प्रोसीजर जो 315 के रिस्पॉन्स पे हम डिसाइड करते हैं। जो प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइटम असर्शंस को चेक करने के लिए लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक है। इसके अंदर फिर 2 पार्ट आते हैं सर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सैप। मतलब इसके अंदर आता है सर टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब होता है वाउचिंग वेरिफिकेशन, सैप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। और उसके बाद इनको एक्सप्लेन कराना, ये 7 मेथड्स को एक्सप्लेन कराना सबसे बेस्ट तरीका इस पेपर इस क्वेश्चन को हैंडल करने का। ये डायग्राम बनाओ, इन सब के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिखो और इन 7 को एक्सप्लेन करके आ जाओ। अब आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि है क्या। सर बेटा देख ये जो 7 प्रोसीजर्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, बेटा ये ना टूल्स हैं जिनका यूज करके तुम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो। देखो यार एक बात बता ना, इंफॉर्मेशन तो बेसिकली 3 तरीके की है ना, ये तो विजुअल होगी या ओरल होगी, डॉक्यूमेंट्री होगी, तो यही तो तरीके हैं जिनको यूज करके तुम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाओगे। चाहे तुम्हें रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एक सेकेंड, अरे अब चाहे तुम्हें रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सर मेथड तो यही 7 है। जब इन्हीं मेथड को तुम रिस्क को असेस करने के लिए यूज करते हो तो ये तुम्हारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बन जाते हैं। इन्हीं को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए यूज करते हो यही तुम्हारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बन जाते हैं। सर देखो हथियार यही 7 है, कहा जहां इनको यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग इनके नाम चेंज हो जाएंगे। बात क्लियर हुई। तो पेपर में है ऑडिट प्रोसीजर, तो बेटा ये मेन हेडिंग है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और अदर प्रोसीजर्स। अदर प्रोसीजर में फिर 2 चीजें आती हैं, सब्सटेंटिव और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पहले आप रिस्क असेस करते हो 315 के अंदर, जो ऑडिट का प्रोसीजर क्या है, पहले तुमने रिस्क असेस किया कि भाई क्या क्या रिस्क है, उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि काम कम करना है या ज्यादा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम चेक करना ही ज्यादा, तो 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो रिस्क और रिस्क के रिगार्डिंग जो कंट्रोल्स लगाए हैं। फिर आप डिसाइड करते हो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल और सैप कम या ज्यादा कितने करने हैं। सर आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, रिस्क के बारे में चाहिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में चाहिए, हथियार तो यही है, यही 7 तरीके हैं जिनका यूज करके तुम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए पेपर के अंदर आए ऑडिट प्रोसीजर क्या है ये डायग्राम बना के आना,
ये डायग्राम बना के आना, ठीक है सर। यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना, और फिर इन 7 पे एक्सप्लेन करके आ जाना। बात क्लियर हुई सर? ये 7 मेथड है, ये 7 टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके तुम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो। जहां यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई? ठीक है सर, बढ़िया। अब बोलोगे यस मैम आ गया समझ में, गुड। चलो बेटा देख, अब जो इसके अंदर रह गया ना, हमारे पास कुछ बेसिक डिस्कशन रह गया। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा सर सब्सटैंटिव प्रोसीजर ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर नंबर 4 के अंदर पूरा कवर हो रहा है, 315 के अंदर आता है। अभी हमें जो शॉर्ट नोट पढ़ने हैं, मतलब सब्सटैंटिव प्रोसीजर ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट नोट और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। उसके अलावा सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो 6 क्वेश्चन अलग अलग से बनते हैं, तो वो डिस्कस करने हैं, ठीक है? पेपर के अंदर आए ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, तो आप क्या लिख के आओगे? ये डायग्राम बना के आओगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और सब्सटैंटिव कंट्रोल के बारे में छोटा छोटा लिख के आओगे। बाकी ये 7 प्रोसीजर्स लिख के आ जाओगे, ये अलग अलग जो मेथड्स हैं ये लिख के आओगे डिटेल में। सब्सटैंटिव के ऊपर आएगा तो शॉर्ट नोट आएगा कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के बारे में एक्सप्लेन करो, या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आपको कब परफॉर्म करने होते हैं, तो ये 5 पॉइंट लिख के आना, ठीक है? उसके अलावा सब्सटैंटिव प्रोसीजर के ऊपर 2 और क्वेश्चन बनते हैं कि सिग्निफिकेंट रिस्क के रिगार्डिंग तुम कौन कौन से सब्सटैंटिव प्रोसीजर करते हो, और क्लोजिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लोजिंग आइटम्स है, मतलब ईयर एंड के टाइम पे जो ट्रांजेक्शन्स हुए उसके रिगार्डिंग तुम्हारे कौन कौन से प्रोसीजर्स रहेंगे, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए जो तुम प्रोसीजर्स करते हो उसके रिगार्डिंग ये 6 क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। बात समझ में आई? चलो अब डिस्कस कर लें जरा, क्या? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सिर्फ बस ध्यान से सुनते जाना, सब क्लियर हो जाएगा। सब्सटैंटिव प्रोसेस कौन से प्रोसीजर्स होते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स असर्शंस को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है? इसमें बेसिकली 2 तरह के प्रोसीजर्स आते हैं आपके, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सैप, राइट? अब ऑडिटर को डिसाइड करना होता है कि सर उसे कितने सब्सटैंटिव प्रोसेस करने हैं, कौन से प्रोसीजर्स करने हैं और कब करने हैं, टाइम, नेचर एंड एक्सटेंट, ठीक है? अब उसे डिसाइड करना होता है कि वो खाली टेस्ट ऑफ डिटेल करेगा या खाली सैप करेगा, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल प्लस सैप करेगा, ये उसको डिसाइड करना होता है। ये किस किस बात पे डिफाइन होगा कि कितने सब्सटैंटिव प्रोसेस करने हैं? इसको 2 चीजें इफेक्ट करती हैं सर, रिस्क, क्लाइंट के यहाँ रिस्क कितना है जो हम 315 के अंदर पढ़ के आए हैं, दूसरा कंट्रोल्स, जो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके जो कंट्रोल्स चेक करते हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है? अगर रिस्क कम है, कंट्रोल अच्छे हैं, तो सर काम कम करके भी आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आई? रिस्क ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? अपने सब्सटैंटिव प्रोसेस का टाइम, नेचर एंड एक्सटेंट बढ़ा देते हो, क्लियर? यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है सर, देखो अगर मान लो आपने 315 के अंदर रिस्क असेस किया और आपने बोला कि अरे क्लाइंट के यहाँ तो रिस्क बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा क्लाइंट है, रिस्क बहुत कम है, ठीक है? फिर आपने इंटरनल कंट्रोल चेक किया और आपने बोला अरे इंटरनल कंट्रोल भी बहुत अच्छे हैं, चलो छोड़ो मैं बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किए उस पर अपना ओपिनियन दे देता हूँ। नहीं सर, ऐसा कोई केस नहीं है जहां पे आप अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करोगे नहीं, इररिस्पेक्ट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल ऑफ मिसस्टेटमेंट, रिस्क है या नहीं है। अगर रिस्क कम है तो कम काम कर लेना, लेकिन सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आपको हर केस में करने ही पड़ेंगे। अब टेस्ट ऑफ डिटेल करने हैं या सैप करना है या दोनों करने हैं, वो आपको डिसाइड करोगे अपने रिस्क और कंट्रोल के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? सर यूजुअली जितने ज्यादा रिस्क के एरियाज होते हैं, अगर ज्यादा रिस्क है ना तो वहां पे खाली सैप नहीं किया जाता, या तो टेस्ट ऑफ डिटेल किए जाते हैं या टेस्ट ऑफ डिटेल प्लस सैप किया जाता है। सैप सिर्फ यहाँ यूज किया जाता है जहां पे रिस्क कम और लार्ज ट्रांजेक्शन हो, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे हम रेशियो एनालिसिस को यूज करके डाटा यूज करते हैं, ठीक है? बात समझ में आई? इसके अलावा सर 2 और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अंदर, वो आता है पहला
कि क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस, क्लोजिंग असर्शंस, एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग आपकी क्या कॉल रहेगा, क्या सब्सटेंटिव प्रोसेस रहेंगे, जो सिग्निफिकेंट रिस्क के रिगार्डिंग तुम्हारे क्या सब्सटेंटिव प्रोसेस रहेंगे। सर सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है, जैसे कि फ्रॉड का रिस्क, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, एस्टिमेशंस, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, दीज आर द सिग्निफिकेंट रिस्क के ट्रांजैक्शंस। तो इनके रिगार्डिंग तुम्हारे क्या सब्सटेंटिव प्रोसेस रहेंगे सर, पहला है कि इन रिस्क के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, सर देखो फ्रॉड के बारे में ऐसे 240 के अंदर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज करके तुम उसके फ्रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो इन सिग्निफिकेंट रिस्क के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं आप वो डिजाइन करो। प्रोसीजर शेल इंक्लूड टेस्ट ऑफ डिटेल, इसका क्या मतलब है सर, जितने भी सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं इसके रिगार्डिंग आप खाली सैप नहीं कर सकते, तो टेस्ट ऑफ डिटेल तो होगा ही होगा। अब आपका ये कॉल रहेगा टेस्ट ऑफ डिटेल करना है या टेस्ट ऑफ डिटेल प्लस सैप करना है, ठीक है। लास्ट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा एविडेंस प्रोवाइड करता है इन रिगार्डिंग ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। बात समझ में आई। अब आ जाते हैं सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है वो बनता है कि क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग तुम्हारे कौन कौन से सब्सटेंटिव प्रोसेस रहेंगे सर। पहला, जितनी भी ईयर एंड के ट्रांजैक्शंस हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ चेक कर लेना, जितनी भी सॉरी एंट्रीज हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ चेक कर लेना, जो एडजस्टमेंट करी है मतलब जिसके रिगार्डिंग कोई रिकॉर्ड्स नहीं है वो चेक करना कि मैनेजमेंट ने वो एडजस्टमेंट किन बेसिस पे करी है, राइट। बाकी कितनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कितना डिटेल चेकिंग करने का नीड है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा सर, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, ट्रांजैक्शंस की और दूसरा रिस्क के ऊपर। जो ईयर एंड पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, मैनेजमेंट का कितना रिस्क है, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको ईयर एंड की ट्रांजेक्शन की डिटेल में कितना चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आई सर। ये था आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सर, शॉर्ट नोट ओवर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ये सारे पॉइंट आएंगे। सिग्निफिकेंट रिस्क के रिगार्डिंग क्या सब्सटेंटिव प्रोसेस रहेंगे, आपको ये 3 चीजें लिख के आनी है। क्लोजिंग ईयर एंड पे क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, आपको ये 3 पॉइंट लिख के। चलो स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर फटाफट सुनते जाना, 5 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। बेटा देख, बेस से स्टार्ट कर रही हूँ। हमें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देना है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए हम प्रोसीजर्स यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो भी हम पढ़ के आए हैं, मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल एंड आपका सैप, राइट। अब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको काम कम करना है या ज्यादा, मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम लगाने हैं या ज्यादा, ये 2 बात पे डिपेंड करेगा। पहला तो जो 315 के अंदर आपने रिस्क असेस किया था उसके ऊपर, दूसरा कंट्रोल्स के ऊपर, राइट। तो सर अगर किसी क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कम होगा और कंट्रोल अच्छे होंगे तो सर आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम करके भी काम चल जाएगा, राइट। तो सर टेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। सर देखो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो हर केस में लगे ही लगेंगे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो आपको हर केस में चेक करना ही करना है, कम करना है या ज्यादा करना है ये बात अलग है। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल को देखो, रिस्क 315 के अंदर भी जब हम रिस्क असेस करते हैं ना, तो जब हम इन्वायरमेंट की नॉलेज लेते हैं वहां पे इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज भी ले लेते हैं वहां पे, लेकिन हम बेसिक नॉलेज लेते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें काम इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना है कि नहीं करना, ठीक है। रिलाई करने की सोचते हैं ना तो डिटेल में चेक करते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को हम सिर्फ 2 केसेस में डिटेल में चेक करेंगे। पहला, हमें लगा कि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, हम उन पे रिलाई कर सकते हैं। अगर मैंने इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई किया, इसका क्या मतलब है कि मैं अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को कम करने वाला हूं। तो सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम करने से पहले एक बार डिटेल में चेक कर लेना कि जिन पे रिलाई कर रहे हो रिलाई करने लायक हैं भी कि नहीं है, पहला केस। दूसरा केस, आपको लगता है कि भैया यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खाली सब्सटेंटिव प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा, आपको इंटरनल कंट्रोल भी चेक करने पड़ेंगे। बात समझ में आई। तो इन 2 केसेस में आप क्या करते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो,
ठीक है सर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होती है जब भी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो। पहला, उनके डिजाइनिंग इफेक्टिव है कि नहीं है। दूसरा, अगर डिजाइनिंग इफेक्टिव है, क्या पूरे साल वो कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई हुए कि नहीं हुए, मतलब डिजाइनिंग अच्छा हुआ लेकिन पूरे साल नहीं लगे तो सर डिजाइनिंग का क्या फायदा है। ठीक है, लास्ट कि ये इंटरनल कंट्रोल को ऑपरेट कौन कर रहा है, बाय हूम। ठीक है, अब सर इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए आपके पास ये सारे टूल्स हैं। सर देखो, अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे कि ऑडिट इंफॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास 7 प्रोसीजर्स हैं। सर उन्हीं में से कोई 4 प्रोसीजर्स हैं जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, इंटरनल कंट्रोल के बारे में। बेटा देख, इंफॉर्मेशन को यूज ऑब्टेन करने के पास हथियार तो वही 7 ही है ना, तो उसमें से चूज कर लो कि इंटरनल कंट्रोल के बारे में कौन कौन से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइक रीपरफॉर्मेंस हो गया, राइट, ऑब्जर्वेशन हो गया, मतलब आपने खुद किसी प्रोसेस को देख लिया होते हुए। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी क्या, इंस्पेक्शन, सॉरी इंक्वायरी कह रही हूँ, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या करोगे, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल, आपके क्लाइंट का जो इंटरनल कंट्रोल मैनुअल होगा उसको रीड करके देख लो डिजाइनिंग के लिए। उसकी कंसिस्टेंसी के लिए क्या करो, रीपरफॉर्म करके देख लो, या ऑब्जर्वेशंस को देख लो कि पूरे साल ये इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बात समझ में आई। सर देखो, इंटरनल कंट्रोल आपने डिटेल में चेक किया, अब उसके अंदर डेविएशन मिल गया। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती मिलती है उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल में डेविएशन गड़बड़ मिलती है उसको क्या बोलते हैं सर, डेविएशन। अब एक बात बताओ, अगर इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है, डेविएशन है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा सर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर। आपको पहले शायद लगा था कि सर काम कम करके भी आपका काम ज्यादा चल जाएगा, लेकिन अब आपको देखा कि नहीं सर, इंटरनल कंट्रोल तो बहुत वीक है। रिलाई करने से पहले आपने क्या किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को डिटेल में चेक किया। जैसे डिटेल में चेक किया तो आपको डेविएशंस मिले, तो आप क्या करोगे, पहले तो ये ट्राई करोगे एडिशनल प्रोसीजर्स लगा के कि ये डेविएशंस मिले क्यों। आपको तो लगा था ना इफेक्टिव है, आप तो रिलाई करने वाले थे, लेकिन आपको डेविएशंस मिल गए। तब पहले तो वो डाउट क्लियर करना कि डेविएशंस का रीजन क्या था। उसके बाद भी अगर डाउट क्लियर ना हो तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा सर, आपके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में। मतलब पहले आप रिलाय करके क्या करने वाले थे, काम कम करने वाले थे, लेकिन अब क्या करोगे, काम ज्यादा करोगे एश्योरेंस के लिए। बात समझ में आई। सर इसके बाद इसके पास खाली 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल को कितना चेक करना है, वो इन सारी बातों पर डिपेंड करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर पिछले साल आपने टेस्ट ऑफ डिटेल करके डिटेल में इंटरनल कंट्रोल को चेक किया था, क्या करंट ईयर में भी फिर से डिटेल में चेक करने का नीड है कि नहीं है। सर प्रीवियस ईयर में चेक कर लिया, करंट ईयर में चेक करने का नीड है कि नहीं है। ये 3 इसको बेसिक बातों पे डिपेंड करेगा। पहला कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया कि नहीं आया। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव थे कि नहीं थे, राइट। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो लगे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आप हर साल चेक करते हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है सर रिस्क। अगर रिस्क ज्यादा होगा, इस साल आपने 315 के अंदर रिस्क असेस किया, आपको रिस्क ज्यादा लगा, तो सर पिछली बार वालों पर रिलाई मत करो, फिर से रीपरफॉर्म कर लो। बात समझ में आई। एक और चीज है सर, केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कितने साल तक, सर देखो मान लीजिए इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बहुत अच्छे थे, कंट्रोल बहुत इफेक्टिव थे, रिस्क भी कम है, तो कितने साल तक आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स प्रीवियस टेस्टिंग जो आपने पिछले साल टेस्टिंग की थी उस पर रिलाई कर सकते हो। सर स्टैंडर्ड 330 बोलता है कि एटलीस्ट 3 साल में हर कंट्रोल एक बार चेक हो जाना चाहिए, ठीक है। आप पिछली बार वाले पे रिलाई कर सकते हो, जो आपने पिछली बार जो चेकिंग की थी आप उन पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 3 साल में आपको हर कंट्रोल एक बार चेक करना है। बात समझ में आई, ठीक है सर। सर देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, हमने स्टार्ट कहां से किया था सर, सॉरी, ऑडिट एविडेंस से। हमने पढ़ा कि ऑडिट एविडेंस क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम करता है, कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। सर प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड अदर प्रोसीजर। इसके अंदर 2 आते हैं, सब्सटैंटिव एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए यूज करते हैं वो,
टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए यूज करते हैं वो। इसके अलावा आपके पास ये 7 प्रोसीजर्स हैं। इन्हीं प्रोसीजर्स को जब रिस्क असेसमेंट करने के लिए यूज किया जाता है तो ये आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बन जाते हैं। यही प्रोसीजर जब इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं तो क्या बन जाते हैं सर, आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बात समझ में आई? चलिए सर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर के ऊपर शॉर्ट नोट आए थे, ये 5 पॉइंट आएंगे। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है सर, अब आ जाते हैं वापस वहीं पे जहां से हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, हमारा ऑडिट एविडेंस। इसके अलावा सर इसके अंदर सिर्फ 2 और क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? पहला कि सर देखो डिफरेंट सोर्स से हमने एविडेंस ऑब्टेन करे। ऑडिटर ट्राई करता है डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस ऑब्टेन करे, और उसके अंदर जितना ज्यादा हार्मनी होगा ना, मतलब इंटरनल सोर्सेज से जो एविडेंस मिले, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी वही एविडेंस वही इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मतलब आपके ऑडिट एविडेंस रिलायबल है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी मिल जाए 2 एविडेंस के बीच में, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली डाउट मत रेज करना। ये मत बोलना कि अरे बहुत सारी गड़बड़ है, पहले ये देखना कि इनकंसिस्टेंसी क्यों है, एडिशनल प्रोसीजर्स करके, तब भी मैटर रिजोल्व ना हो तो उसका इंपैक्ट कहां पे चला जाएगा सर, आपके ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। बात समझ में आई? इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन बनता है, चलो में 2 और क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से सर? अगर जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी है, मतलब इंटरनल सोर्सेज वाली जो इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करने से पहले आपको 2 चीज चेक करनी है, इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस, उसकी एक्यूरेसी एंड डिटेल्ड, राइट। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार आ जाता है, क्या है कि सर आपके क्लाइंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली है। मान लीजिए आपके क्लाइंट का कोई केस चल रहा था, उसने लॉयर की हेल्प लेके देखा कि इसके रिगार्डिंग मुझे प्रोविजन कितना बनाना चाहिए, मतलब मेरे हारने के चांसेस कितने और जीतने के चांसेस कितने हैं। उसने एक लॉयर की हेल्प ली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो जो कि आपके क्लाइंट ने अपने एक्सपर्ट की हेल्प से बनाई है, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, मतलब आपके क्लाइंट का एक्सपर्ट ने कोई इंफॉर्मेशन दी थी, उसको तुम यूज कर रहे हो, तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करने से पहले तुम्हें 3 पॉइंट चेक करने हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में। क्या क्या सर? पहला, वो जो एक्सपर्ट था उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, पहले बंदे को चेक करोगे, फिर उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लोगे, फिर देखना ये काम आपके लिए, आपके पर्पस के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। पहले बंदे की नॉलेज, फिर उसके काम की नॉलेज, फिर ये देखना कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बात समझ पाए? ठीक है सर, ये था आपका सेकंड टॉपिक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ऑडिट एविडेंस स्पेशल कंसिडरेशन फॉर द सेलेक्टेड आइटम। सर आपका SA 501। ठीक है सर, ये आइटम ये वाला स्टैंडर्ड स्पेसिफिक आइटम्स के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ इन 3 आइटम्स के बारे में बात करता है इन्वेंट्री के बारे में, लिटिगेशन एंड क्लेम के बारे में, एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, राइट। चलिए सर स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री के साथ। सर इसने ये बताया है कि इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस और कंडीशन आप कैसे चेक करोगे। बेटा एक चीज ध्यान दियो, इसने इन्वेंट्री के खाली एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को कैसे चेक करना है ये बताया है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया फाइनेंशियल स्टेट में, उसकी ऑनरशिप हो गई, इन सब के बारे में नहीं बात कर रहा, वो खाली इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। बात समझ पाए? एग्जिस्टेंस का मतलब सर, अगर 31 मार्च को जो गुड्स आपके, जो क्लोथिंग स्टॉक आपके बुक्स के अंदर आ रहा है, क्या एक्चुअल में उतना एग्जिस्ट करता है, राइट। एंड कंडीशन का मतलब, मान लो सर आपके बुक्स में आ रहा है 100 आइटम्स, कि क्लोथिंग स्टॉक में कितना है सर, 100 आइटम्स। आपने देखा कि हाँ 100 आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन किस कंडीशन में है, क्या ये सारी की सारी आइटम सही हैं? मान लो अगर इसमें से 60 आइटम्स खराब हो चुकी है, मतलब उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, तो सर वो आपको क्लोथिंग स्टॉक में डालना चाहिए? नहीं ना। इसीलिए बोला है कि एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। बात समझ पाए? सर स्टैंडर्ड ने बोला कि इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए सर, उसको फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करना चाहिए। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है ना, और इंटरनल कंट्रोल लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट का है। तो एक बहुत ही फेवरेट सा एक इंटरनल कंट्रोल है जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन, राइट।
क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, ईयरली बेसिस पे तो होगा ही होगा। 31 मार्च से पहले तो करना ही पड़ेगा, मतलब 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज करोगे उस दिन तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जब भी मैनेजमेंट चाहे कर सकता है। तो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब भी मैनेजमेंट स्पेसिफिकली अगर ईयर एंड पे जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा होगा, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर वो अटेंड करे। और फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करते आप क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? पहला, ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। सर जो उसके एम्प्लॉयज है, जो आपके क्लाइंट के एम्प्लॉयज फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे होंगे उसकी प्रोसेस को ऑब्जर्व करना। दूसरा, जो मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग उसको इवेलुएट करना कि वो इंस्ट्रक्शन जिस तरीके की गुड का काउंटिंग हो रहा था उसके लिए इफेक्टिव थे या नहीं थे। इंस्पेक्ट द गुड्स, मतलब कुछ आइटम्स को खुद चेक करके देख लो, ये स्पेसिफिकली हम करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए, राइट। परफॉर्म टेस्ट काउंट, मतलब कुछ आइटम्स को खुद काउंट करके देख लो। लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटरमाइन द रिकॉर्डेड अमाउंट, मतलब जो बुक्स के अंदर जो अमाउंट आ रहा है क्या वो जो अभी फिजिकल काउंटिंग जो की है उसका जो रिजल्ट आया उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। बात समझ पाए? चलिए सर, इसके अलावा स्टैंडर्ड ने 4 और केस कवर करें। कौन कौन से? पहला, काउंटिंग एट अनदर डेट। देखो 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है ना, तो हमको चेक करना है कि 31 मार्च के दिन जो बुक्स के अंदर आ रहा है इन्वेंट्री एक्चुअल में भी उतनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। लेकिन अगर मैनेजमेंट किसी और दिन अगर काउंटिंग करेगा तो इस केस में आपका क्या प्रोसीजर रहेगा सर? तो स्टैंडर्ड ने बोला एक तो जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन अटेंड कर लेना, साथ में एडिशनल प्रोसीजर कर लेना। सर एडिशनल प्रोसीजर का क्या मतलब है? मान लो 4 अप्रैल को अगर काउंटिंग हो रही है तो आप क्या करना, इस दिन काउंटिंग अटेंड कर लेना। तो 4 अप्रैल को क्या स्टॉक है आपको पता चल जाएगा। एडिशनल प्रोसीजर से मतलब है सर इसका रिवर्स काउंटिंग कर लेना, मतलब 1 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल के बीच में जितनी भी परचेज करी है उसको माइनस कर देना, जितनी भी सेल की है उसको प्लस कर देना। आपके पास क्या आ जाएगा सर? 31 को जो स्टॉक होगा ना वो। बात समझ पाए? तो अगर किसी और दिन है तो उस दिन जाके अटेंड कर लेना, साथ में एडिशनल प्रोसीजर कर लेना। दूसरा, इन अनेबल ड्यू टू द इनफोर्सेबल सर्कमस्टांस, हो सकता है सर जिस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन होना था, फिजिकल काउंटिंग होनी थी, उस दिन कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई कि ऑडिटर चाह के भी अटेंड नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा सर? वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि प्लीज किसी और दिन कर लो, राइट। अगर वो मान जाते हैं फिर तो सही है, अगर वो किसी और दिन करने के लिए मान जाएंगे तो सर केस 1 वाला सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो एक काम करना, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके देख लेना, अगर उससे एविडेंस मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उसका इम्पैक्ट ले लेना सर अपने ओपिनियन के ऊपर। बात समझ पाए? नेक्स्ट है इन प्रैक्टिकल टू परफॉर्म काउंटिंग। सर यहाँ पे केस था, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसकी वजह से ऑडिटर अटेंड नहीं कर पा रहा उस दिन, किसी और दिन अकाउंटिंग होती तो वो कर पाता। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं है, किसी भी दिन चले जाओ आप फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर ही नहीं सकते। बेसिकली जो आपके प्रोनाउंसमेंट में एग्जांपल दिया हुआ, जो इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल दिया हुआ वो दिया हुआ सर, ऐसी कोई सिचुएशन है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा सर आपके ऑडिटर की लाइफ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर के ऊपर अगर आपका गोडाउन है क्लाइंट का, तो सर आप किसी भी दिन चले जाओ, रिस्की है। समझ पाए? तो इस केस में क्या करोगे? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना, अगर एविडेंस मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल पाते तो मॉडिफाई द ओपिनियन, राइट। नेक्स्ट है सर थर्ड पार्टी के पास, अगर क्लोजिंग डेट के दिन कोई स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है, मान लीजिए आपके क्लाइंट ने एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है, तो इस केस में आप कैसे चेक करोगे सर? आप क्या करोगे? थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हो, खुद जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो, और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। क्लियर? समझ में आया? सर इसके अलावा इन्वेंट्री के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाने से पहले आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। लाइक आप अब कौन सी टीम को भेजोगे फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करने के लिए, राइट। ये सारी चीजें किस किस चीज पे इफेक्ट करेगी सर? आपकी प्लानिंग को क्या क्या चीज इफेक्ट करेगा? पहला, नेचर ऑफ इन्वेंट्री, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, अगर WIP है तो किस स्टेज पे है, रिस्क कितना है, इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं उस क्लाइंट के यहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है, टाइमिंग क्या है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की, इन्वेंट्री का सिस्टम क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो इन्वेंट्री है वो लोग स्टोर कर रहे हैं, आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प की नीड है कि नहीं है।
बात समझ में आया? ये सारे फैक्टर आपको इफेक्ट करेंगे सर जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन की प्लानिंग करोगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है सर। उसके बाद स्टैंडर्ड ने जो दूसरी आइटम बोली है वो बोली है सर क्या, लिटिगेशन एंड क्लेम। सर एक चीज देखना, जैसे यहां था ना, एक सेकेंड सर, कलर थोड़ा लाइट ले लेते हैं, हाँ, लिटिगेशन एंड क्लेम। बेटा एक चीज ध्यान से देखना, जैसे इन्वेंट्री के केस में स्टैंडर्ड सिर्फ एग्जिस्टेंस और कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे, उसकी ऑनरशिप कैसे चेक करोगे, उसका कंसर्न सिर्फ एक चीज से कि आप उसका एग्जिस्टेंस और कंडीशन को कैसे चेक करोगे, राइट। उसी के रिगार्डिंग आपको ऑडिट प्रोसीजर बताया है। उसी तरीके से लिटिगेशन एंड क्लेम के रिगार्डिंग यहाँ पे वो स्टैंडर्ड किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्लीटनेस के बारे में। मतलब जितने भी लिटिगेशन एंड क्लेम थे कि सारे के सारे लिटिगेशन एंड क्लेम मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बताए हैं कि नहीं बताए हैं। यहाँ पे हम ये बात नहीं करें कि सबका प्रोविजन बने कि नहीं बना, ठीक से अकाउंटिंग हुई है कि नहीं हुई। यहाँ पे सिर्फ हम कंसर्न किससे, स्टैंडर्ड किसके बारे में बात कर रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी लिटिगेशन एंड क्लेम थे वो डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं किए, किसको सर, ऑडिटर को, राइट। चलिए सर, इसके रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या प्रोसीजर है। पहला, इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट और इन हाउस काउंसलर, जो आपके क्लाइंट का इन हाउस काउंसलर होगा, जो उसका लॉयर होगा, इन हाउस जो उसको लीगल एडवाइस करता होगा, उन सबसे इंक्वायरी करोगे। रिव्यू द मिनट, जितने भी काउंसलिंग हुई है और तुम्हारे जो मैनेजमेंट और लॉयर्स के बीच में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उन सबके मिनट पढ़ के देखोगे। लीगल एक्सपेंस, सर मान लो क्लाइंट ने आपको बोला कि सर 5 केस चल रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग अगर उनके ऊपर क्लेम बनता भी है तो 10 लाख का बनेगा अगर आपका क्लाइंट हार भी गया तो, लेकिन आपने देखा कि लीगल एक्सपेंस ऑलरेडी 20 लाख का हो चुका है। तो सर सोचने वाली बात है ना कि भाई अगर तू हार भी जाएगा तो तुझे 10 लाख देने पड़ेंगे, और तो तू 20 लाख ऑलरेडी खर्च कर चुका, तो फायदा क्या केस लड़ने का, राइट। तो लीगल एक्सपेंस चेक कर लेना कि वो रीजनेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट है WR, मैनेजमेंट से क्या लोगे सर, WR, राइट। अगर ये सारे प्रोसीजर करते हुए कोई रिस्क मिल जाता है, मतलब आपको लगता है कि कोई लिटिगेशन एंड क्लेम थे जो मैनेजमेंट ने आपको नहीं बताए, तो इस केस में आप क्या करोगे सर। अभी तो आप इन हाउस काउंसलर से बात कर रहे थे, आप एक्सटर्नल लीगल काउंसलर से बात करोगे, राइट। अगर मैनेजमेंट इसके लिए मना कर दे कि नहीं सर आप मेरे एक्सटर्नल काउंसलर से बात नहीं कर सकते, या फिर एक्सटर्नल काउंसलर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे, तो इस केस में आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना, उससे इंफॉर्मेशन मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज आपका ओपिनियन कहाँ चला जाएगा सर, मॉडिफाई, राइट। ऐसे कौन कौन से केस है जहां पे आपको एक्सटर्नल काउंसलर से इंफॉर्मेशन लेनी ही पड़ेगी, या फिर मैं बोल सकती हूँ कहाँ कहाँ पे आपको रिस्की मैटर लग सकता है। सिग्निफिकेंट रिस्की मैटर हो, कॉम्प्लेक्स मैटर हो, जहां पे मैनेजमेंट और आपके जो एक्सटर्नल काउंसलर है उनके बीच में कोई चीजें डिसएग्री कर रही हो, राइट। मान लीजिए एक्सटर्नल काउंसलर ने बोला कि 10 केस है इसमें आप हार जाओगे, और मैनेजमेंट कह रहा है नहीं सर हम तो 8 केस जीत जाएंगे, राइट। ऐसा कोई भी डिस्प्यूट है, बात समझ पाए। इस स्टैंडर्ड का जो लास्ट टॉपिक है सर वो है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में सिर्फ इतना सा बोला हुआ है कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एज पर द FRF डिस्क्लोज है कि नहीं है, मतलब ऑडिटर को क्या चेक करना है कि जितना भी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोज है कि नहीं है, बात समझ पाए। इन्वेंट्री में क्या चेक करना था, उसका एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। लिटिगेशन एंड क्लेम के सारे डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं किए। जब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की, तो इसको क्या चेक करना है कि एज पर द FRF, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोज किए कि नहीं किया। क्लियर। चलिए सर अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंडर्ड के ऊपर जो कि है 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। स्टार्ट करें। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसके बारे में बात करता है आपका ऐसे 505, राइट। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है सर, अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी। सर देखो जब हम बात करते हैं ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, एक्सटर्नल कंफर्मेशन सर एक ऑडिट एविडेंस है एंड वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस है जो ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है। रीजन सर, एक तो ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है, थर्ड पार्टी से करता है, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स से करता है। दूसरा राइटिंग फॉर्म में करता है। ओरल एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ कंफर्मेशन सिर्फ राइटिंग फॉर्म में हो सकती है, राइट। तो सर दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस जो एक ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है।
अब सर ये दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। जरा उससे पहले काम करते हैं, जरा डिस्कस कर लें कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन काम कैसे करता है। सर इसके अंदर वो क्या होता है, ऑडिटर एक रिक्वेस्ट लेटर भेजता है थर्ड पार्टी को। सर मान लीजिए मेरे क्लाइंट के यहाँ के बुक्स के अंदर एक मिस्टर एक्स है जो कि 10,000 से डेबिट हो रखे हैं, राइट। तो मैंने मिस्टर एक्स को बोला कि मिस्टर एक्स को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि सर योर अकाउंट इज डेबिटेड विद द 10,000, प्लीज कंफर्म वेदर यू आर एग्री और नॉट, राइट। तो इसके रिस्पॉन्स में जो कंफर्मेशन आएगा ना सर, इस कंफर्मेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। समझ में आया कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन काम कैसे करता है। अब सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का क्या मतलब है सर, जहां मैंने अपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन अपनी थर्ड पार्टी को बोला कि भाई वेदर यू आर एग्री और नॉट, तो एग्री कर रहा है तब भी तू मुझे रिस्पॉन्स करके बता दे, नहीं एग्री कर रहा तब भी तो रिस्पॉन्स करके बता दे। मतलब हर सिचुएशन पे मुझे रिप्लाई करके बता दे कि जो फैक्ट मैंने तुझे अपनी रिक्वेस्ट के अंदर भेजा है तू उससे एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। वहीं जब मैं बात करती हूँ सर नेगेटिव कंफर्मेशन की, तो नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब है मैंने बोला कि भाई अगर तू एग्री नहीं कर रहा हो ना तो रिप्लाई करियो, अदरवाइज कोई नहीं। बात समझ में आया। तो सर पॉजिटिव कंफर्मेशन के अंदर हर केस के अंदर रिप्लाई आते हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन में तभी रिप्लाई आता है जब हम सामने वाले को सिर्फ अगर वो डिसएग्री करता है तो। बात समझ में आई। सर एक और चीज, ज्यादातर केसेस के अंदर, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर पॉजिटिव कंफर्मेशन लिया जाता है बिकॉज वो ज्यादा अच्छे रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर नेगेटिव भी कंफर्मेशन ले सकते हो, लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखोगे। पहला, असेस द रिस्क। कम रिस्क हो सिर्फ उन्हीं एरियाज के अंदर आप नेगेटिव कंफर्मेशन लेना, अदरवाइज पॉजिटिव कंफर्मेशन लेना। इफेक्टिव हो इंटरनल कंट्रोल, राइट। पॉपुलेशन कंप्राइज स्मॉल एंड होमोजीनियस आइटम, छोटी छोटी एक जैसी सी आइटम है। फॉर एग्जाम्पल सर आप बैंक ऑडिट के लिए गए, राइट। अब इतने सारे उसके डिपॉजिटर्स होंगे, तो क्या सबसे अलग अलग से कंफर्मेशन लोगे? अब सबकी पॉजिटिव कंफर्मेशन आई सर, आप सबकी पॉजिटिव कंफर्मेशन रीड भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो जब आपको लगता है ना कि कुछ गलती होने के चांसेस कम है और छोटी छोटी एक जैसी से ट्रांजेक्शन है, रिस्क कम है, तो इस केस के अंदर हम नेगेटिव कंफर्मेशन लेते हैं, अदरवाइज हम पॉजिटिव कंफर्मेशन लेते हैं। बात समझ पाए? ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसेस क्या है। ऑडिटर सबसे पहले डिसाइड करता है कि इंफॉर्मेशन किस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर बैंक बैलेंस के लिए आप कंफर्मेशन ले सकते हो बैंक से, उसके डेटर एंड क्रेडिटर से कंफर्मेशन ले सकते हो, कोई एग्रीमेंट की कोई टर्म है आप उसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन ले सकते हो, राइट। या फिर थर्ड पार्टी के पास मान लीजिए आपके क्लाइंट का स्टॉक पड़ा है जो सिक्योरिटी, जो अभी हम पढ़ के आए थे, ठीक है। इस केस के अंदर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो। तो सबसे पहले आप डिटरमाइन करना कि आपको किस इंफॉर्मेशन के लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्ट करना कि किस पार्टी से वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर आपको 10,000 कंफर्म करने हैं, राइट। आप सीएफओ को लेटर लिख के भेज रहे हो कि बता दो प्लीज आपका अकाउंट डेबिटेड है, तो भैया वो नहीं रिप्लाई करेगा ना। तो उस लेवल के बंदे से भेजना जो उसको रिप्लाई भी कर सके, दूसरा उसको उस चीज की नॉलेज भी हो, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना, फिर पार्टी सेलेक्ट करना। सर पार्टी को सेलेक्ट करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है सर डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। कंफर्मेशन का जो डिजाइन है ना वो डिसाइड करता है कि आपको कितने रिस्पॉन्स मिलेंगे, राइट। लास्ट में सर सेंडिंग एंड फॉलोअप्स। सर जब भी उसको डिजाइन करोगे तो कुछ बातों का ध्यान में रखोगे। जब भी आप रिक्वेस्ट बनाओगे उसका डिजाइन करोगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे रिस्क। अब सर रिस्क कम है तो नेगेटिव कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, राइट। तो रिस्क देखोगे, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन देखोगे, प्रायर एक्सपीरियंस देखोगे कि पिछली बार जब कंफर्मेशन भेजी थी सामने वाले ने रिप्लाई किया था कि नहीं किया था। असर्शन क्या है, ज्यादा मटेरियल होगी तो सर पॉजिटिव कंफर्मेशन जाएगी, अदरवाइज नेगेटिव भी जा सकती है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की मेल करना है या लेटर भेजना है, या फिर मेल करने के बाद टेलीफोन करके बोलना है कि सर आपको मेल किया है प्लीज रिप्लाई कर देना। मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेने की नीड है कि नहीं है।
एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड पार्टी के सामने वाला उस पर रिप्लाई कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा, राइट। उसके बाद से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पेपर में आता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन का डिजाइन करते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, क्या फिर डिजाइन की क्या प्रोसेस रहेगी। तो सर बच्चे ये रिप्लाई करा ये वाला आंसर लिखाते हैं, लेकिन नहीं सर इसके अंदर ये जाएगा, ये प्रोसेस है और ये डिजाइन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है। बात समझ में आई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द केस स्टडी। सर मान लीजिए आपने 10 पार्टी सेलेक्ट कर ली जिसके यहाँ से तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए, तुमने मैनेजमेंट को बोला कि सर मुझे इन पार्टी का कंफर्मेशन चाहिए, प्लीज मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। सामने वाले ने बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि भाई देखिए 10 पार्टी से लेना है तो एक काम कर प्लीज 8 से ले ले, 2 को छोड़ दे, राइट। तो अगर ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट आप पे लगाए तो आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पहले रीजन जानना, आप इंक्वायरी करना कि क्यों मना कर रहे हैं, अगर वैलिड रीजन है तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करके और एविडेंस ऑब्टेन कर लेना, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो इसका इम्पैक्ट ले लेना सर अपने ओपिनियन के ऊपर मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद। इनवैलिड रीजन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी को बता देना कि भैया देखो मैनेजमेंट हमें मना कर रहा है और इसकी वजह से मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्लियर। चलिए सर अब इस चैप्टर के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन बनता है, चलो ये पहले ये डिस्कस करेंगे फिर लास्ट में ये डिस्कस करेंगे। सर अब है, पहला केस था कि मैनेजमेंट ने आपको मना कर दिया, दूसरा केस है सर रिस्पॉन्स तो आए लेकिन रिलायबल नहीं है। मतलब सर मान लीजिए हर साल आप 100 कंफर्मेशन भेजते थे तो अराउंड 85 का रिप्लाई आता था, इस बार ऑन एंड सडन 99 का रिप्लाई आ गया तो आपको लगेगा ना अरे भाई इस साल क्या हो गया, ठीक है। या फिर हर साल 85 का रिप्लाई आता था, इस बार खाली 50 का रिप्लाई आया है। ऐसी भी कोई सिचुएशन जो आपको लगे कि जो कंफर्मेशन आई है वो रिलायबल नहीं है, तो इस केस में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो एक काम करना, आपको जिस वजह से डाउट आ रहा है ना उस सिचुएशन को कंट्रोल करने का ट्राई करना। पहले तो अपने डाउट को दूर करने का ट्राई करना, ये नहीं है कि डायरेक्टली आप बोल दो कि सब कुछ गलत हो रहा है। पहले तो आप सिचुएशन आइडेंटिफाई करना, रिजोल्व द डाउट, अगर वो हो जाए तो ठीक ही है, अगर नहीं हो तो क्या करोगे सर, फिर देख लेना, अगर आपको लगे कि नहीं सर कुछ तो गड़बड़ है तो इसका इम्पैक्ट देख लेना आपके ऑडिट के ऊपर क्या पड़ेगा, आपके जो बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे उनके अंदर आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, राइट। चलिए सर अब आ जाते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये इकलौते क्वेश्चंस में से ना 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज ए सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि नहीं करना, ये डिसाइड करते हो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। या फिर मैं बोल सकती हूँ एक्सटर्नल कंफर्मेशन को परफॉर्म करना है कि नहीं करना, ये डिसाइड करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, राइट। सर देखो प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर था पहले डाटा देखते हो कि किसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन चाहिए, फिर पार्टी देखते हो, फिर डिजाइन करते हो, राइट, उसके बाद सेंड कर देते हो। सर ये दोनों चीज तो ऑडिटर के हाथ की है, डिजाइनिंग और सेंडिंग। आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि नहीं करना वो देखने के लिए आपको इन 2 चीजों को चेक करना पड़ेगा। कौन कौन सी है सर, डेटा कि जिस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको कंफर्मेशन चाहिए क्या उसके रिगार्डिंग आपको कंफर्मेशन मिल भी सकती है कि नहीं मिल सकती, बिकॉज बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं, बहुत सारी असर्शंस ऐसी होती हैं जिसके रिगार्डिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिट एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिल्डिंग के एग्जिस्टेंस के बारे में जानना है तो सर कंफर्मेशन किसको भेजोगे, राइट। ऐसी आइटम के लिए तो आपको जाके चेक ही करना पड़ेगा। वैसे ही डेटर के वैल्यूएशन के लिए तो आप कंफर्मेशन ले सकते हो लेकिन उसके एग्जिस्टेंस के लिए नहीं ले सकते, राइट। तो आपको क्या आइटम क्या इंफॉर्मेशन के लिए कंफर्मेशन चाहिए पहले वो देख लेना। दूसरी चीज किस पार्टी से चाहिए, क्या उस पार्टी को नॉलेज होगी या फिर अगर नॉलेज है क्या वो देना चाहेगा वो इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं सर इसके अंदर से, इस 4th पॉइंट के अंदर से सर, पहला है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन को परफॉर्म करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये 4 के 4 पॉइंट लिख के आ जाना। या फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है जो अभी तक पूछा नहीं है और मेरे अकॉर्डिंग कभी भी पूछा जा सकता है कि सर किस पार्टी से आपको वो कंफर्मेशन चाहिए, क्या वो रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, उसको कौन कौन सी बातें इफेक्ट करती हैं।
बात समझ पाए? ठीक है सर, ये था आपका टॉपिक नंबर 5 एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505। चलिए सर, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। आई होप सबको समझ में आ रहा हो। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 510। ठीक है सर, एक सेकेंड सर, बस एक सेकेंड। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होता क्या है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना सर, ऐसा एंगेजमेंट जिसका ऑडिट आपने पिछले साल नहीं किया। एक ऐसा ऑडिट जिसका ऑडिट आपने पिछले साल नहीं किया, उसको हम बोलते हैं सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब सर दो रीजन हो सकते हैं, या तो पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया है, आपने नहीं किया तो ऑब्वियसली तो किसी और ने किया है, या फिर पिछली बार ऑडिट हुआ ही नहीं। अगर हुआ ही नहीं तो कोई भी नहीं कर सकता, राइट। तो ऐसा कोई ऑडिट जिसका आपने पिछले साल ऑडिट नहीं किया, उसको बोला जाता है सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, राइट। अब सर अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो इस केस में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आपको स्पेसिफिकली दो चीज तो अच्छे से चेक करनी पड़ेंगी सर। क्या क्या? एक तो ओपनिंग बैलेंसेस, दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओपनिंग बैलेंस में क्या चेक करना है सर? देखो पिछली बार का जो क्लोजिंग है वो इस बार का ओपनिंग होगा, तो आपको क्या चेक करना है कि सर जितना भी अमाउंट था वो ठीकली ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, कॉपी पेस्ट ठीक से किया है कि नहीं किया। दूसरा, अगर कोई पीपीआई एडजस्टमेंट थी, मतलब पिछली साल की कोई ट्रांजैक्शन थी, कुछ पिछली बार फाइनेंशियल स्टेट में कोई पीपीआई बना हुआ था, प्रायर पीरियड आइटम, जिसका इस साल एडजस्टमेंट होना चाहिए था, क्या वो एडजस्टमेंट किया है कि नहीं किया है। ओपनिंग बैलेंस में क्या चेक करना है सर? ठीक से कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा, अगर कोई एडजस्टमेंट करना था पीपीआई का, क्या वो एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। चलिए सर, दूसरी चीज है सर अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज में आपको क्या चेक करना है कि कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब जो पिछले साल लगी थी वो इस साल भी लग रही है कि नहीं लग रही। अगर कोई चेंज आया है तो वो एज पर द एफआरएफ है कि नहीं है। सर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कभी भी आप दिस इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ना, कि हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसी हर साल लगाते हैं, अगर कभी भी चेंज करते हैं तो उसका डिस्क्लोजर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जाता है ना। तो यही चीज है कि आप ये चेक करोगे कोई चेंज तो नहीं है, अगर चेंज है तो एज पर द एफआरएफ है कि नहीं है, अगर डिस्क्लोजर होना चाहिए तो डिस्क्लोजर है कि नहीं है, वैलिड तरीके से, वैलिड रीजन की वजह से चेंज किया है कि नहीं किया, राइट। बात समझ पाए? तो अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, आपको क्या क्या चेक करना है? ओपनिंग बैलेंस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओपनिंग बैलेंस में क्या चेक करोगे? ठीक से कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा, अगर इसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी तो वो एडजस्टमेंट पीपीआई का एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अकाउंटिंग पॉलिसीज में सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज हो रही है कि नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो एज पर द एफआरएफ चेंज की गई है कि नहीं की गई, राइट। अब इसको चेक करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर है सर? अगर पिछले साल ऑडिट हुआ है, ये वाला केस है, फिर तो सर पिछले साल वाले की ऑडिट रिपोर्ट से चेक कर लेना, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर है सर? देखो कुछ तो स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो आप ओपनिंग बैलेंस को चेक करने के लिए कर सकते हो। कुछ इंफॉर्मेशन आपको ओपनिंग बैलेंस के बारे में कहां से मिल जाएगी सर? आप जो करंट ईयर का ऑडिट करोगे, ऑडिट करते हुए भी आपको बहुत सारी आइटम्स है जो ओपनिंग बैलेंस होंगे, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो कुछ आइटम्स के बारे में स्पेसिफिक प्रोसीजर कर लेना, और कुछ के बारे में आपको काम करते हुए वैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। अगर ऑडिट प्रोसीजर करने से कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है ओपनिंग बैलेंस के अंदर, तो आप एक काम करना, आप चेक करना कि इसका इम्पैक्ट आपके करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अगर पड़ रहा है तो फिर कम्युनिकेट विद द टीसीडब्ल्यूजी कि भैया देखो ओपनिंग बैलेंस में यहाँ गलती है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको बोलो एडजस्ट करने के लिए, राइट। अब सर, अब किस किस केस में आप मॉडिफिकेशन दोगे बिकॉज ऑफ आपका ओपनिंग बैलेंस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज? कौन कौन से है सर? अगर आपको ओपनिंग बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप मॉडिफाई ओपिनियन दे सकते हो। दूसरी चीज सर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का कोई मिस स्टेटमेंट था जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट कर रहा है, आपने मैनेजमेंट को भी बोला लेकिन उसने ठीक नहीं की, राइट। तो मतलब करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो इस केस में मॉडिफिकेशन जाएगा। दूसरी चीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक से नहीं अप्लाई की गई, या फिर चेंज जो है वो एज पर द एफआरएफ नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा सर? आपके ओपिनियन के ऊपर।
या फिर सर पिछली बार कोई गड़बड़ थी, पिछली बार भी मॉडिफिकेशन दिया था पुराने वाले ऑडिटर ने, वो मॉडिफिकेशन वो रीजन अभी भी चल रहा है, अभी भी मैनेजमेंट ने वो गलती ठीक नहीं करी है, तो इसका इम्पैक्ट करंट ईयर पे भी आ रहा है, तो इस केस के अंदर भी मॉडिफिकेशन चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो? चलिए सर, ये था आपका स्टैंडर्ड 510। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो कि है रिलेटेड पार्टी, ऐसे 550। ठीक है बेटा, इसके अंदर 3 टॉपिक है जो कवर हो रहे हैं। पहला है मीनिंग, दूसरा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का नेचर, थर्ड है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेटेड पार्टी। ठीक है सर। बेटा पता है क्या है, पहले मैं मीनिंग को अगर डिस्कस करूं तो सर एग्जाम के अंदर जब भी मीनिंग पूछा गया ना, बच्चे जो बेसिक मीनिंग है ये तो एकदम परफेक्ट लिख के आते हैं, जो लिख के आना वो भूल जाते हैं। वो ये कि सर देखो, जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वहां पे लिखा गया है कि अगर कॉमन कंट्रोल है 2 एंटिटीज के ऊपर, तो वो भी क्या रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी। अगर एक्स एंड वाई है जिसको सी कंट्रोल कर रहा है, तो एक्स और वाई भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी ना सर, राइट। लेकिन ये वाला केस किस केस में नहीं है सर, इन केस अंडर द कॉमन कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो फिर ये वाला केस अराइज नहीं होता, अनलेस या तो वो रिसोर्सेज एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है। बात समझ में आई? तो बेटा अगर कभी भी रिलेटेड पार्टी के ऊपर क्वेश्चन आए ना मीनिंग के ऊपर, तो ये डेफिनेशन भी लिख के आओगे और ये वाला पॉइंट भी लिख के आओगे कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में कॉमन कंट्रोल नहीं माना जाता, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो ये नहीं मानेंगे कि ये दोनों एंटिटीज इंटर रिलेटेड है, अनलेस अंटिल उन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन ना हुई हो या फिर रिसोर्सेज का एक्सचेंज ना हो। ध्यान रखोगे ना? चलो सर, नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सर जैसे जो जर्नल नेचर है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी अगर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आमले ट्रांजैक्शन हुई है, तो कम रिस्की होती है। वहीं अगर बिजनेस से अलग, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ है, कोई अलग कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो ज्यादा रिस्की हो जाती है। बात समझ पाए? सर चलिए एक चीज समझ के जाना, बच्चों को पता है प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को ना रिलेटेड पार्टी से ही प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि सर बिजनेस के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आरपीटी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन सर स्टैंडर्ड का जो कंसर्न है ना वो इससे नहीं है कि कोई भी आरपीटी हुई है कि नहीं हुई। उनका सिर्फ 2 कंसर्न है, ऑडिटर का सिर्फ 2 कंसर्न रहता है सर। क्या क्या? पहली चीज देखो सर, जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी या फिर जो आरपी होंगी रिलेटेड पार्टी, इन सबको ना एज पर द स्टैंडर्ड डिस्क्लोज करना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 बताता है कि आरपीटी का डिस्क्लोजर कैसे जाएगा और आरपी रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर कैसा जाएगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, राइट। तो ऑडिटर का कंसर्न सिर्फ इतना होता है कि भैया अगर जितनी भी आरपी और आरपीटी है ना, इन सबको एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर द एफआरएफ डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज सर, रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके फ्रॉड करना मैनेजमेंट के लिए ज्यादा इजी होता है, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी को भी जानती है, बिकॉज उसका रिलेटिव है, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ी रिस्की हो जाती है। तो ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि यहाँ पे कोई रिस्क का इंडिकेटर तो नहीं है, ठीक है। हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करके रखना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? एंड रिलेटेड पार्टी के केस में इनहेरेंट रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अगर फ्रॉड किया होगा तो सर वो प्रॉपर प्लानिंग करके किया होगा, यहाँ तो सामने वाली पार्टी भी मैनेजमेंट को अच्छे से जानती है, तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो ऑडिटर के बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर को बस ये चेक करना है, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर क्लाइंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो बस ये चाहते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो एज पर द एफआरएफ डिस्क्लोज कर दो, दूसरा कोई फ्रॉड हो तो वो पता चल जाए। तो इसके लिए तुम्हें अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हर टाइम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बात समझ पाए? चलिए सर, फिर बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सब्सटेंटिव इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट, ऐसे 560। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या। बेटा इसके लिए ना जरा 3 डेट्स हमें समझनी इंपॉर्टेंट है। पहली, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हमारे बुक्स कब क्लोज होते हैं जर्नली? 31 मार्च को,
राइट। ये हो गया डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा सर, जिस दिन ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करी, ऑडिट रिपोर्ट का दिन। तो सर मान लीजिए ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट किस दिन साइन करी है सर, 15 मई को, राइट। उसके बाद मान लीजिए 18 तारीख को उसने अपनी रिपोर्ट किसको दी थी, मैनेजमेंट को। फिर मैनेजमेंट ने 25 मई को मेंबर्स को इशू कर दी। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी ऑडिटेड और साथ में ऑडिट रिपोर्ट भेज दी। बात समझ में आई। हमने डिस्कस करी यहाँ पे 3 डेट। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट, दूसरी जिस दिन ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करी, ऑडिट रिपोर्ट का दिन। उसके बाद उसने सर मैनेजमेंट को दे दी, फिर मैनेजमेंट ने मेंबर्स को इशू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं इशू डेट। ठीक है सर। तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट कोई भी इवेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में, जो भी 31 तारीख और 15 तारीख के बीच में जो भी इवेंट हुआ होगा, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है। एंड एज पर द एएस सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिसको आपको डिस्क्लोज करना होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है। चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो या तो ऐसा कोई इवेंट जो इस डेट के बीच में अक्कर हुआ है, राइट। दूसरा, या फिर कोई फैक्ट ऑडिटर को इस 15 तारीख के बाद पता चला है। या तो कोई इवेंट इस टाइम पे अकर हुआ है, या फिर कोई फैक्ट, यहाँ पे जो इवेंट हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे अगर कोई फैक्ट जो ऑब्वियसली पहले हो चुका था, वो वाला फैक्ट अगर 15 तारीख के बाद ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर कोई फैक्ट पता चला है, तो ऐसे, और उस फैक्ट, अगर वो वाला फैक्ट ऑडिटर को पहले पता चल जाता, तो सर ऑडिटर का ओपिनियन चेंज हो जाता, राइट। तो ऐसे फैक्ट और इन इवेंट्स को क्या बोलते हैं सर, सब्सिक्वेंट इवेंट। बात समझ में आई। अब इनके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सर एक ऐसे इवेंट की जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में अक्कर हो रहा है। सर इसके रिगार्डिंग ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की ऐसा कोई इवेंट अक्कर तो नहीं हुआ। अगर हुआ था तो क्या वो प्रॉपरली एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बात समझ में आई। कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। पहला है ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। सर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है ना। तो अगर एएस का रिक्वायरमेंट है कि जो इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं उसमें से कुछ इवेंट्स को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, राइट। तो अगर उनका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए था, तो मैनेजमेंट ने भी तो प्रोसीजर लगाया होगा ना ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वही बना रहा था, राइट। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लोगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, उनसे पूछताछ करोगे। दूसरा है रीडिंग द मिनट्स। इस ड्यूरेशन के बीच में जितनी भी मीटिंग हुई होंगी मैनेजमेंट की, उनकी मिनट्स लेके आप चेक कर सकते हो। दूसरा है इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपकी कंपनी, अगर आपका क्लाइंट इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाता है, तो आप उसके बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई इवेंट अकर तो नहीं हुआ, राइट सर। अगर ये ऑडिट प्रोसीजर करने के बाद आपको भी ऐसा इवेंट मिल जाता है जिसका एडजस्टमेंट होना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि सर प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर दो। अगर उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज कर लिया तो परफेक्ट है। बेटा देख, अभी तक तुमने ऑडिट रिपोर्ट उनको दी नहीं है, साइन नहीं करी है, तो अगर उन्होंने चेंज कर दिया, एडजस्ट कर दिया तो परफेक्ट है, नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे चला जाएगा सर, आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बात समझ में आई। अब बात करते हैं फैक्ट की। अगर ऐसा कोई फैक्ट है जो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चला, मतलब आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद आपको कोई फैक्ट पता चला, अगर वो फैक्ट आपको पहले पता होता तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाता सर, आपके ओपिनियन के ऊपर। ठीक है सर। अब दो केस है, दोनों के अंदर सेम आंसर जाएगा। पहला केस, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट को तो दे दिए। देखो आपके पास होती फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं था, ओपिनियन चेंज कर लेते आप, ठीक है। आपने मैनेजमेंट को तो दे दिया, लेकिन मैनेजमेंट ने अभी तक इश्यू नहीं की है, या फिर आपने मैनेजमेंट को दे दिया और मैनेजमेंट ने इश्यू भी कर दी। इन दोनों ही केस में सेम प्रोसीजर रहता है। वैसे तो सर देखो, ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ऑडिट रिपोर्ट दे देने के बाद हमारे कोई एडिशनल
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं है प्रोसीजर करने की, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा सर? आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना, उनको बोलना कि प्लीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके अंदर चेंज कर दो। अगर मेंबर्स को इश्यू कर दी है तो उनको एक लेटर भेज के बोल दो कि यार ये वाली गलतियां इसको ठीक करना है। अगर मैनेजमेंट उस बात को मान जाए तो ठीक है सर, अदरवाइज आप इसके ऊपर अपने एक्शन ले लेना। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम ऑडिट रिपोर्ट तो आपने मैनेजमेंट को दे दी, या ऑडिट रिपोर्ट तो इशू हो चुकी है, इसके ऊपर आप क्या एक्शन ले सकते हो? सर आप एक काम करना, आप एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देना, वहां पे लिख के बता देना कि सर देखो ये वाली गलती थी जो मुझे पहले नहीं पता चली, ये वाली बात मुझे बाद में पता चली, मैंने मैनेजमेंट को बोला चेंज करने के लिए, उसने चेंज नहीं करी, राइट? तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि प्लीज इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर दो। अगर वो एक्शन ले लेती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक कर देती है, या फिर मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देती है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन चली गई है, अगर मेंबर्स मैनेजमेंट मान जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने हैंड पे परफेक्ट एक्शन ले लेना। बात समझ में आई? ये था आपका सब्सिक्वेंट इवेंट। चलिए सर नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर है, एक सेकेंड थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, बहुत गंदा हो गया। हाँ सर, नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर कवर होता है वो है आपका गोइंग कंसर्न ऐसे 570, राइट सर? दिस इज सर गोइंग कंसर्न, दिस इज द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ द अकाउंटिंग ना, कि हम जो अपनी बुक्स हैं वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनाते हैं, राइट? इसको अलग से डिस्क्लोज करने का नीड नहीं होता कि हमने गोइंग कंसर्न पे पेपर बुक्स बनाई है। इवन अगर आपने गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बुक्स नहीं बनाई होती तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, राइट? दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसीजर टुवर्ड्स द गोइंग कंसर्न, है ना? चलिए सर, तो ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग? उसको चेक करना होता है कि अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग पेपर बुक्स बनाई है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं, तो क्या गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है ना? कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ना जो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि शायद ये बिजनेस फ्यूचर में जाके बंद हो जाएगा? तो एज पर द 570 ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग बुक्स बनाई है तो ये चेक करना कि एक्चुअली गोइंग कंसर्न है ना, फ्यूचर में कोई इंडिकेशन तो नहीं है जो इसकी गोइंग कंसर्न को क्वेश्चन मार्क लगाए। दूसरी चीज, अगर गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग बुक्स नहीं बनाई, राइट, मतलब अगर नॉर्मल बेसिस पे बुक बनती है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो सर रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर अपनी गुड्स वगैरह की वैल्यू आप लेके आते हो, ठीक है? तो आप ये चेक करना कि अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या बुक्स एज पर द रियलाइजेशन बनाई है कि नहीं बनाई, ठीक है? चलो सर, अब आपके पास क्या क्या प्रोसीजर्स हैं गोइंग कंसर्न को चेक करने का? सर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने लगाए हैं, बनाए हैं, तो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग अगर उसने अपनी बुक्स बनाई हैं तो किस बेसिस पे बनाई हैं? उसने भी तो कोई प्रोसीजर लगा के चेक किया होगा ना कि हाँ मेरा बिजनेस अभी फ्यूचर में भी कंटिन्यू होता रहेगा। तो अगर मैनेजमेंट ने असेस की है अपनी गोइंग कंसर्न को तो परफेक्ट, आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेना कि किस बेसिस पे उसने गोइंग कंसर्न मान के बुक्स बनाई है। अगर मैनेजमेंट ने नहीं असेस की तो उसे पूछना कि आपने बिना असेस किए कैसे आप गोइंग कंसर्न के ऊपर बुक्स बना सकते हो, ठीक है सर? थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहना ऐसे सिचुएशन के लिए जो इंडिकेट कर रहा हो कि शायद यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर है जो फ्यूचर में इस बिजनेस के ऊपर उसकी गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट करे। बात समझ पाए? चलिए सर, अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हुए आपको ऐसा कोई इंडिकेशन मिलता है जो बोले कि शायद ये बिजनेस फ्यूचर में जाके बंद हो जाए, सर 3 तरह के इंडिकेशंस मिल सकते हैं, या तो फाइनेंशियल इंडिकेशंस, या ऑपरेशनल इंडिकेशंस, या फिर अदर्स। फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नेटवर्थ, या फिर सर 4 साल से लॉस में काम कर रहे हैं, तो आप पूछोगे ना कि भाई तुम लॉस में क्यों काम कर रहे हैं, बिजनेस है, प्रॉफिट के लिए काम करेगा, 4 साल से लॉस आ रहा है तो बंद क्यों नहीं कर रहा? समझ पा रहे हो? ऐसे इंडिकेशंस। ऑपरेशनल, सर मान लीजिए कंपनी का जो केएमपी था, जो मेन पर्सन था, वही बिजनेस छोड़ के चला जाए, या फिर मेरा क्लाइंट जिस बंदे को अपना मान लीजिए मेरे जो बिजनेस था, मेरे जो क्लाइंट का बिजनेस था उसका 80% बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के साथ था और उसी ने उसके साथ काम करने से बंद कर दिया, मना कर दिया कि सर आज के बाद हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो आप अपने बिजनेस, अपने क्लाइंट से पूछोगे भाई अब तू काम कैसे करेगा, राइट? या फिर कोई एक सप्लायर था जिससे उसका मैक्सिमम गुड्स आता था, वहां पे
सप्लाई करना बंद कर दिया उसने, ऐसे कोई फैक्टर जहाँ पे काम करना बंद हो जाए, ठीक है सर। उसके अलावा एडिशनल है, फॉर एग्जांपल कोई रूल एंड रेगुलेशन आए जाए जिसकी वजह से आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़े, या कोई स्पेसिफिक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है सर। तो ऐसा कोई भी फैक्टर अगर आपको मिल जाए जिसको हम बोलते हैं सर इंडिकेटर। सर देखो प्रोसीजर क्या था, वैसे तो बुक्स किसके बेसिस पे बनती है सर, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे, लेकिन ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करे कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न यूज किया है वो एप्रोप्रिएट है भी कि नहीं है, कोई इंडिकेशन तो नहीं है। इसके लिए वो क्या करता है सर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके अगर उसे कोई इंडिकेशन मिल गया, राइट, तो आप क्या करोगे सर, अभी तक आपने ये थोड़े बहुत प्रोसीजर किए थे, अगर कोई इंडिकेशन मिल गया तो आप अपने डाउट को दूर करने के लिए बाकी प्रोसीजर्स करोगे। अगर कोई भी इंडिकेशन मिल गया तो सर आप फिर क्या करोगे, अभी तक जो डाउट था उसके ऊपर रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, ये सारे प्रोसीजर करके। कौन कौन से प्रोसीजर सर, देखो पहला केस था अगर मैनेजमेंट ने असेस कर लिया है खुद ही फिर तो परफेक्ट है, अगर मैनेजमेंट ने असेस नहीं किया और आपको डाउट आ रहा है कि शायद फ्यूचर में गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आ सकता है, तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि प्लीज एक बार असेस कर लो आप अपने हैंड पे। दूसरी चीज, इवैल्यूएट द फ्यूचर प्लान, लाइक यहाँ पे 4 साल से लॉस आ रहा था, मैंने उससे बोला कि अपना फ्यूचर प्लान तो दिखा कि तू किस बेसिस पे आगे कंटिन्यू बिजनेस कर रहा है, जब तू लॉस में जा रहा है उसके बाद भी बिजनेस क्यों कर रहा है। कैश फ्लोज, एनालाइज द कैश फ्लो, कि सर जो कैश फ्लो मैनेजमेंट ने बनाया है वो कितना सही है और कितना गलत है। एडिशनल फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, हमेशा अलर्ट रहना कोई और फैक्ट या इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो इंडिकेट करे कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है भी कि नहीं है। लास्ट में से WR। उसके अलावा कुछ और प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर को करने होते हैं, अगर कोई भी इंडिकेशन उसको मिल जाता है तो अपने इंडिकेशन, अपने डाउट को दूर करने के लिए सर आप डिटेल में चेक करोगे। बात समझ में आई, समझ में आई सर। सर गोइंग कंसर्न के ऊपर ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो क्या क्या लगते हैं, एक तो ये वाला कि कौन कौन से इंडिकेटर है, अलग अलग से आ सकते हैं सर, फाइनेंशियल इंडिकेटर का एग्जांपल दे दो, ऑपरेशनल इंडिकेशन का एग्जांपल दे दो, राइट। या फिर अगर आपको कोई इंडिकेशन मिल गया गोइंग कंसर्न के ऊपर तो इसके रिगार्डिंग आपके क्या प्रोसीजर रहेंगे, ये वाला क्वेश्चन। उसके अलावा एक और चीज सर, ऐसे 570 ना एक क्लैरिफिकेशन भी देता है कि ऑल्दो ऑडिटर गोइंग कंसर्न चेक करता है, लेकिन स्टिल अगर हमने बोल दिया ना कि हाँ गोइंग कंसर्न है, तो ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं हो सकता। हम खाली रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। ये बात याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी, ठीक है सर। चलिए सर आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर दिस इज द वन ऑफ, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1 सेकेंड मतलब पानी पी लेते हैं, आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम लग रहा है। नेक्स्ट है सर WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कौन लेता है सर, ऑडिटर। किससे लेता है सर, मैनेजमेंट से। ऑडिटर कुछ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैनेजमेंट से राइटिंग में एविडेंस ऑब्टेन करता है, जिसको हम बोलते हैं सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, WR, ठीक है सर। इसके रिगार्डिंग दो चीज है, हम मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेते क्यों है, पहली चीज टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स, दूसरा टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। सर इससे एक चीज तो समझ में आती है, ये सपोर्टिंग एविडेंस है, आप खाली WR लेके काम नहीं चला सकते। WR इज अ नेसेसरी एविडेंस बट नॉट द सफिशिएंट। इसका क्या मतलब है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है फॉर द केस स्टडी कि यार हम ऑडिट WR क्यों ऑब्टेन करते हैं, कुछ मैटर्स के ऊपर कंफर्मेशन लेने के लिए, साथ साथ दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। तो इससे एक चीज क्लियर है कि ऑडिट एविडेंस, खाली ऑडिट एविडेंस लेके आप काम नहीं कर सकते। ऑडिट एविडेंस ऑल्दो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, मतलब ये बाकी एविडेंस के साथ ऑब्टेन किया जाता है मैनेजमेंट से। बात समझ में आई, तो खाली WR लेके आपका काम खत्म नहीं हो जाता। दूसरी चीज, आप WR कब लेते हो सर, यूजुअली WR लिए जाते हैं सर आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले, उसी के पास। मान लीजिए सर आप 15 तारीख को ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो, तो आप 1 तारीख को जितने भी WR लेने होंगे आप मैनेजमेंट से WR ले लोगे। यूजुअली किस किस चीज के लिए लिए जाते हैं, पहला तो सर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सर क्या मैनेजमेंट का क्या
चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज द रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऐसे 580। सर ऐसे 580 ने बोला कि ऑडिटर मैनेजमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिटन स्टेटमेंट लेता है। मतलब सर मैंने मैनेजमेंट को बोला, एक लिस्ट बना के दे दी कि भैया इस चीज पे आप लिख के एग्री करो कि जो आपने कहा था वो आपने सही कहा था, कि आप उन चीजों से एग्री कर रहे हो। बात समझ पाए? तो हम कुछ मैटर्स के ऊपर मैनेजमेंट से रिटन कंसेंट लेते हैं सर, रिटन कंफर्मेशंस लेते हैं, राइट? क्यों ली जाती है? टू कंफर्म सर्टेन मैटर एंड सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। सर इससे एक बात तो क्लियर होती है कि WR अदर एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो खुद से सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, दे आर द एडिशनल एविडेंस जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है। इसका एक चीज क्लियर होती है कि आप खाली WR लेके काम नहीं चला सकते, दे आर एडिशनल एविडेंस, दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, सफिशिएंट नहीं होते, खुद से सफिशिएंट नहीं होते, राइट? बात समझ में आई? तो सर दे आर नेसेसरी एविडेंस बट नॉट द सफिशिएंट एविडेंस। ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी, कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिटर था, उसने WR लिया और उसके बाद उसने कोई और काम नहीं किया, उसने बोला कि अरे WR तो मिल गया, मेरा काम चल जाएगा। नहीं सर, खाली WR नहीं ले सकते, बिकॉज WR बाकी एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो दे आर द एडिशनल एविडेंस, राइट? चलिए सर, पहली चीज। दूसरी चीज सर, क्या क्या चीज WR में नहीं इंक्लूड होगी? मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक ऑफ अकाउंट, विल, वाउचर्स हमें दिए ऑडिट करने के लिए, वो WR नहीं होते। उसके अलावा अगर मैनेजमेंट ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट बनाई है, लाइक प्रोस्पेक्टस हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन जिसने पब्लिकली सबको दी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपका WR नहीं होती। WR होती है वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को स्पेसिफिकली, मतलब वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को एड्रेस करें, उसे WR कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है सर? किस किस चीज के बारे में आप WR लेते हो सर? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम उनको लास्ट में बोलते हैं कि भाई लिख के दे दे कि तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लाई किया है। अच्छा एक बात बताना, कुछ ऐसी ही चीज हुई थी ना ऐसे 210 के अंदर भी, 210 ऑडिट स्टार्ट करने से पहले क्या बोलता है कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ना मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेना, एक एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, वहां पे हम एक्नॉलेजमेंट लेते हैं कि भाई तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है ना। और ऐसे 580 के अंदर हम क्या बोलते हैं कि भाई 210 में जो तूने बोला था ना तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तूने वो पूरी करी है, ये तो मुझे लिख के दे दे, ठीक है? तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग लेते हैं। दूसरा कि उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ऑडिट करने के लिए चाहिए थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करिए, इसके बारे में आप WR लोगे। इसके अलावा कोई और टॉपिक भी हो सकता है जो ऑडिटर को चाहे तो वो उसके रिगार्डिंग भी ले सकते हैं। समझ पाए? जैसे कि सर आज ही के लेक्चर में हमने पढ़ा था, कहाँ पे सर, एक सेकेंड, जब हमने ऐसे पढ़ा था 201, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर एक सेकेंड, वहां हमने पढ़ा था कि अगर हमें लिटिगेशन एंड क्लेम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके रिगार्डिंग हमने WR ऑब्टेन किया था, ठीक है? तो हम किस किस मैटर के रिगार्डिंग WR ले सकते हैं? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है कि नहीं दी। उसके अलावा एज पर द स्टैंडर्ड, जैसे कि 501 ने बोला था कि लिटिगेशन एंड क्लेम के रिगार्डिंग WR लो, राइट? वैसे 560 के अंदर भी हम सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग WR लेते हो। तो ऐसे के अकॉर्डिंग जो अलग से टॉपिक बोले गए हैं या फिर ऑडिटर को लगता है, उन सारे मैटर्स के बारे में आप WR ले सकते हो, ठीक है सर? WR कब लोगे सर? अपना ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले। मान लीजिए 15 तारीख को आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है, तो 1 तारीख को आप WR ले लो। बहुत पहले भी मत लेना, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से साइन करने से पहले ले लेना। किससे लोगे सर? जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप मैनेजमेंट से लोगे। या उसके अलावा कुछ केसेस में अगर कोई बंदा है, मतलब कोई स्पेशलाइज नॉलेज रखता है, जिसने मैनेजमेंट की हेल्प करी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो आप उससे भी WR ऑब्टेन कर सकते हो। बात समझ में आई? चलिए सर, इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं। पहला है रिलायबिलिटी ऑफ WR। दो चीज है, आपको WR मिल गए, आप खुश हो कि हाँ मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे मतलब अब रिलायबल WR है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स को कम कर देंगे,
आपका सेम रहेगा ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड, ये याद रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है सर पेपर में केस स्टडी के लिए कि WR मिल गए, कोई डाउट नहीं है तो क्या आप अपने ऑडिट प्रोसीजर कम कर सकते हो? नहीं सर, आप अपने ऑडिट प्रोसीजर तो वही करोगे जो आपको करने हैं। दूसरी चीज, आपको अगर WR रिलायबल नहीं मिलते तो इसका इंपैक्ट कहाँ पे जाएगा सर? पहले देखना कि आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर ज्यादा काम करके और एविडेंस लेने की नीड है कि नहीं है। बाकी देखना क्या इसका इम्पैक्ट आपको अपने ओपिनियन पे भी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा सर? आपके ऑडिट पे और आपके ओपिनियन पे। ठीक है सर, अगर WR नहीं मिलते, मतलब आपने मैनेजमेंट को बोला कि भैया मुझे इस के रिगार्डिंग WR चाहिए, उन्होंने WR नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? TCW से कम्युनिकेट कर लेना और इसका इम्पैक्ट ले लेना कहाँ पे सर? अपने ओपिनियन के ऊपर। बात समझ पाए सर? मैंने बोला WR क्या है? एक रिटन स्टेटमेंट जो कि ऑडिटर लेता है किससे सर? मैनेजमेंट से। क्यों लिया जाता है? बाकी एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। तो इससे एक बात क्लियर है कि सर WR अकेले में सफिशिएंट नहीं होता, ये एडिशनल एविडेंस है जो हम ऑब्टेन करते हैं, खाली WR लेके काम नहीं चलता। ठीक है, किस किस चीज के लिए ले सकते हैं? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी, इस चीज के बारे में तो लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा अगर किसी स्टैंडर्ड ने बोला है या फिर ऑडिटर को चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप WR ले सकते हो। WR कब लिए जाते हैं सर? अपना ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले। अगर रिलायबल है तो इसका इम्पैक्ट आपके ऑडिट प्रोसीजर्स पे पड़ेगा? नहीं। अगर रिलायबल नहीं है तो इम्पैक्ट कहाँ जाएगा सर? ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर भी पड़ेगा और आपके ओपिनियन के ऊपर भी पड़ेगा। अगर WR नहीं मिलते तो आप TCW से कम्युनिकेट कर लेना एंड उसका इम्पैक्ट अपने ओपिनियन के ऊपर ले लेना। बात समझ में आई? इस स्टैंडर्ड का लास्ट टॉपिक है सर केस ऑफ द रिकन्फर्मेशन। सर 210 के अंदर हमने टर्म ऑफ एंगेजमेंट लेटर के अंदर जो चीजें कन्फर्मेशन ली थी 580 बोलता है अगर आप चाहो तो रिकन्फर्मेशन ले सकते हो। वैसे तो आप 210 में ले चुके हो, लेकिन किस किस केस में आप 880 के अंदर फिर से ले सकते हो? कौन कौन से केस है सर रिकन्फर्मेशन से? केस कौन कौन से? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 210 में जिस बंदे ने साइन करा था, जिस अथॉरिटी ने साइन किया था, वो बंदे चेंज हो गए हैं, या फिर इस साल 210 नया नहीं बना था, पिछली साल बना था वही वाला इस बार भी काम में ले आए, तो आपने क्या किया? इस ईयर फिर से साइन 280 के अंदर कंफर्मेशन ले लिया, रिकन्फर्मेशन ले लिया। सर 210 के अंदर ऑलरेडी लेटर साइन किया था लेकिन फिर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो आप रिकन्फर्मेशन ले लेना। सर्कमस्टांस में चेंज हो गया, 210 जब बने थे उसके सर्कमस्टांस और आपके सर्कमस्टांस में बहुत चेंज आ गया, लाइक कोविड आ गया बीच में। ठीक है सर, तो आप रिकन्फर्मेशन ले लेना। बात समझ में आई? सर ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अब इस चैप्टर के अंदर, हमने फटाफट सब रिवाइज कर लिया। चलिए सर